वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फाइनेंस जो है हमारा फाइनेंस का जो पार्ट है हमारा एडीएन 70% के सिलेबस में, आज हम लोग उसको ले रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक्स आज हम लोग जो पार्ट लेने वाले हैं, वैसे तो काफी एग्जॉस्टिव सिलेबस है फाइनेंस का भी, लेकिन इसके अंदर से जो पॉइंट्स हम लेने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने हैं। ठीक है। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस। ठीक है। फिर इसमें फिर और आ जाएगा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, एंड देन रेलवे बजट, रूल्स ऑफ एलोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग, एक्सचेकर कंट्रोल, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ वर्किंग लाइंस। ठीक है। तो इतना पार्ट हमें आज हमारा टारगेट है कि हम लोगों को कंप्लीट करना है। सो विदाउट फर्दर डिले विल बी स्टार्टिंग विद दिस। पहला पॉइंट है हमारा जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आप जाएंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे का पहले एक अपना खुद का बजट हुआ करता था। हमारे देश का एक जनरल बजट हुआ करता था और एक रेलवे का बजट हुआ करता था। दोनों ही की सेपरेट था, यानी कि पूरे देश का अपना एक बजट होता था, रेलवे का अपना एक बजट होता था, और ये काफी समय से चला आ रहा था। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यही बताया जा रहा है, सेपरेट रेलवे बजट टिल 2016, सन 2016 तक रेलवे का अपना अलग बजट हुआ करता था। इसी से पता चलता है कि रेलवे कितना मैसिव स्ट्रक्चर है, रेलवे कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। द इंडियन रेलवे ड्यू टू इट्स मैसिव स्केल एंड यूनिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंटेड अ सेपरेट बजट इन पार्लियामेंट फॉर ओवर 90 ईयर्स। करीबन 90 साल से भी ऊपर का अरसा गुजर चुका कि रेलवे का अपना बजट और जनरल बजट अलग हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सितंबर 2016 में, इन द ईयर सितंबर 2016, ईयर 2016 में, सितंबर में स्पेसिफिकली क्या किया गया, रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ में। जो हमारे देश का पूरा जो जनरल बजट होता है उसी में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, मर्जर विद जनरल बजट। In September 2016, the government decided to merge the railway budget with the general union budget effective from financial year 2017-18। अब इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि रेलवे का जो अपना बजट सेपरेट हुआ करता था वो 2016 तक था। अब अगर ये पूछा जाए कि कब मर्ज किया गया, तो सितंबर 2016 को मर्ज किया गया। और फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करेंगे तो कब से, इफेक्टिव फ्रॉम 2017-18। आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर हमारा कहाँ से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इस साल की अगर मैं बात करूंगा, तो 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2025 तक होगा ना। 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। इसके पीछे के साल का लिया जाएगा तो 1 अप्रैल 2023 से मार्च 31 मार्च 2024 ना, इस प्रकार से। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है कि नहीं। तो यही है कि 2017 जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से जो सेपरेट हो गया पूरा, सॉरी मर्ज हो गया। 2017-18 में क्या हो गया, जनरल बजट के साथ में रेलवे बजट हमारा मर्ज कर दिया गया। क्या मकसद था इसके पीछे, व्हाट वाज द मोटो, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे, स्ट्रीमलाइन पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल को स्ट्रीमलाइन करना, रिड्यूस प्रोसीजरल ड्यूप्लीकेशन एंड इनेबल होलिस्टिक फिस्कल प्लानिंग। ये मकसद था कि जितने भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल है रेलवे से रिलेटेड उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो भी प्रोसीजरल ड्यूप्लीकेशन है, जो कि बहुत सारी चीजें रेलवे का अपना चलता था, जनरल बजट में अलग चलता था, उसको ड्यूप्लीकेशन ना करा जाए, उसे आसान कर दे, एंड इनेबल होलिस्टिक फिस्कल प्लानिंग, और जो है प्लानिंग वगैरह जो है उसको इनेबल किया जाए। ठीक है। तो ये मकसद था। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातें इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, मैकेनिज्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। तो पहला कहा जा रहा है एनुअल बजट अप्रूवल। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं पहले आपको रीड आउट कर, एनुअल बजट अप्रूवल। दूसरा स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज। थर्ड इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसे हम पीएसी भी कहते हैं। एंड देन कम्स योर एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है हमारा,
रेलवे कन्वेंशन कमेटी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट क्या है? पहला है एनुअल बजट अप्रूवल। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल बाय डिबेटिंग and approving. Parliament exercises control by debating and approving demands for grants related to railway expenditure. पार्लियामेंट हमारी जो है, जो भी रेलवे का जो एक्सपेंडिचर के बारे में होगी, जो भी चीजों के बारे में डिबेट होगी, चर्चा होगी, फिर उस पर अप्रूवल होगा, है कि नहीं? पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल बाय डिबेटिंग एंड अप्रूविंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रिलेटेड टू रेलवे एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारा है स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज। स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज ये क्या करती है? इट एग्जामिन्स डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, एनालाइजेस वेरियस पॉलिसी मेजर्स एंड सबमिट्स रिकमेंडेशन। स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज क्या करेगी? इट विल एग्जामिन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, एनालाइज वेरियस पॉलिसी मेजर्स, सबमिट्स रिकमेंडेशन। ये काम किसका होगा? स्टैंडिंग कमिटी का हो गया। देन कमिंग टू पीएसी, जिसे हम आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दिस इज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इट रिव्यूज द सीएजी रिपोर्ट ना। अभी सीएजी आपको आगे मिलेगा क्या है। इट रिव्यूज द सीएजी रिपोर्ट्स ऑन रेलवे फिनेंसेस टू आइडेंटिफाई ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड इरेगुलरिटीज, है कि नहीं? सीएजी जो हमारी होती है ये क्या करती है? ऑडिट का काम करती है। देखिए सीएजी यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात हो रही है। तो क्या करता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? क्या करता है? इट रिव्यू द सीएजी रिपोर्ट्स। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, इनकी जो रिपोर्ट आती है जो रेलवे फिनेंसेस से रिलेटेड होगी, वो क्या करता है? इट रिव्यू द सीएजी रिपोर्ट्स ऑन रेलवे फिनेंसेस टू आइडेंटिफाई ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड इरेगुलरिटीज। ऑडिट होता है ना, आपने देखा होगा आमतौर पर कंपनीज भी, अगर प्राइवेट में भी कोई कंपनीज वगैरह होती है, कोई इंस्टीट्यूट होती है, तो ना वहां पर क्या होता है? ऑडिट होता है। उनके अपने इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं ना, तो फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह करनी पड़ती है ना। तो वैसे ही रेलवे का जो ऑडिट कौन करते हैं? सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, वो क्या रिपोर्ट में क्या होगा? रेलवे फाइनेंसेस के बारे में बात होगी कि कहाँ पर उनको ऑडिट में ऑब्जेक्शन है, कहाँ उन्होंने इरेगुलरिटीज पाई है। तो पीएसी जो है, ये जो है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है। पीएसी इज नथिंग बट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये रिव्यू के, इट रिव्यू द सीएजी रिपोर्ट्स। सीएजी रिपोर्ट को रिव्यू करने का काम कौन करेगी? पीएसी करेगी, है कि नहीं? जहां पर भी ऑडिट ऑब्जेक्शंस आएगा, इरेगुलरिटीज, इसको कौन देखेगा, कौन रिव्यू करेगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि पार्लियामेंट का ही पार्ट है ना। ये हमारा जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या मैकेनिज्म, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात चल रही है। फिर बाद में आती है बात एस्टिमेट्स कमिटी। देन कम्स एस्टिमेट्स कमिटी। व्हाट डज इट डू? इट एग्जामिन्स वेदर फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक रेलवे प्रोजेक्ट्स और इश्यूज। तो क्योंकि अभी रेलवे का बजट मर्ज कर दिया गया, पहले रेलवे का अपना बजट होता था, रेलवे अपने हिसाब से जो फंड्स को रीअप्रोप्रिएशन और सारी की सारी चीजें करती थी। लेकिन अब क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इट एग्जामिन्स वेदर फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली, फंड का सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, एफिशिएंटली हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एस्टिमेट्स कमेटी देखेगी। साथ ही साथ में वो ये भी देखेगी कि जो भी आपके रेलवे के जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है, उससे रिलेटेड क्या प्रोग्रेस है, क्या इश्यूज है ना, इन सब चीजों के ऊपर वो गौर करेगी, रिलेटेड टू फाइनेंसेस। ऑब्वियसली टेक्निकल एस्पेक्ट की यहाँ बात नहीं हो रही है। देन कम्स रेलवे कन्वेंशन कमिटी। रेलवे कन्वेंशन कमिटी, इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ना, तो वो क्या करता है? इट हिस्टोरिकली डील्ड विद इश्यूज लाइक द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रेलवेज टू द गवर्नमेंट, है कि नहीं? द रेट हिस्टोरिकली डील्ड विद इश्यूज लाइक the rate of dividend paid by railways to the government and appropriation to various reserve fund, है कि नहीं? जितने भी रिजर्व फंड्स है उसको अप्रोप्रिएशन, ये जो है रेलवे कन्वेंशन कमिटी हिस्टोरिकली डील विद इश्यूज लाइक द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रेलवेज टू द गवर्नमेंट। तो भाई रेलवे जो है बिजनेस कर रही है, सर्विस सेक्टर है, लेकिन जो भी रेलवे का जो प्रॉफिट आता है उस पर डिविडेंड बनता है, वो डिविडेंड रेलवे ने पे करना है ना। तो ये चीजें हैं। तो हिस्टोरिकल डील विद इश्यूज लाइक रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रेलवेज टू द गवर्नमेंट एंड अप्रोप्रिएशन टू वेरियस रिजर्व फंड। तो इफ द रेलवे कन्वेंशन कमिटी इज फॉर्म,
तो दिस इज अगर कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो वो इसके ऊपर निगरानी रखेगी, ठीक है। देन कम्स हमारा पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड डिबेट्स। ये जो पहले ये जो था ये जो ना ये रेलवे कन्वेंशन कमेटी के बारे में बात करते हैं। जो पहले जब रेलवे का अपना बजट हुआ करता था, रेलवे का अपना बजट हुआ करता था, रेलवे डिविडेंड पे करती थी। लेकिन अभी जो है, अभी क्योंकि इसीलिए लिखा है ना वेन कॉन्स्टिट्यूटेड, अभी जो उसको रेलवे कन्वेंशन कमेटी जब पिक्चर में नहीं है तो डिविडेंड वगैरह अभी नहीं, क्योंकि जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए उसके अंदर वेन कॉन्स्टिट्यूटेड मेंशन था, ठीक है। नाउ कमिंग टू पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड डिबेट, यहाँ पर क्या होता है, एमपीज रेज क्वेश्चंस स्टार्ड और अनस्टार्ड ऑन रेलवे फिनेंसेस, ऑपरेशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स, कॉस्ट ओवररन्स एटसेट्रा, ठीक है ना। पार्लियामेंट में जो है क्वेश्चंस एंड डिबेट्स वगैरह होगी, तो जो है ना, जो भी पार्लियामेंट में एमपीज हैं, दे मे रेज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेलवे फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस, कोई प्रोजेक्ट के बारे में, कॉस्ट ओवररन वगैरह, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। और देन कम्स जीरो हार एंड कॉलिंग अटेंशन, पार्लियामेंट कैन डिस्कस अर्जेंट railway finance related concerns, example fare hikes, safety expenditures, etc, ठीक है। parliament can discuss urgent railway finance related concerns, example fare hikes, safety expenditures, etc, ठीक है। next is public accountability, public accountability, ठीक है। public accountability, रोल ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। इसका फुल फॉर्म अच्छे से आप नाम ध्यान में रखे, है कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ठीक है। सीएजी क्या करती है, ऑडिट का काम करती है, ठीक है ना। All transactions on the Indian Railways are subject to audit by the CAG under Article 149 to 151 of the Constitution. All transactions of the Indian Railways, इसका क्या किया जाता है, इसका ऑडिट कौन करते हैं, आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द सीएजी अंडर आर्टिकल्स 149 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर जो सीएजी क्या करती है, ऑडिट रिपोर्ट बनाती है ना, है कि नहीं। तो ये क्या करती है, ऑडिट रिपोर्ट बनाती है। तो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सीएजी सबमिट सेपरेट चैप्टर्स ऑन रेलवेज इन इट्स एनुअल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट्स, है कि नहीं। जैसे सीएजी सिर्फ रेलवेज के लिए नहीं है, और भी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उनको भी ऑडिट करने का काम सीएजी करती है। तो उसमें से ये कहा गया कि सीएजी जो सेपरेट चैप्टर्स ऑन रेलवे सबमिट करती है, सीएजी सबमिट सेपरेट चैप्टर्स ऑन रेलवेज इन इट्स एनुअल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट्स, जिस पर किस चीज पर हाईलाइट होता है, मेन फोकस किस पर होता है, तो पहला है कंप्लायंस इश्यूज, ठीक है ना, ठीक है। कंप्लायंस इश्यूज दैट इज मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, इरेगुलरिटीज इन कॉन्ट्रैक्टिंग एटसेट्रा। तो कंप्लायंस इश्यूज में जो भी एक्सपेंडिचर है उसका मिस क्लासिफिकेशन हुआ, कई कॉन्ट्रैक्टिंग में इरेगुलरिटीज वगैरह, इस प्रकार की चीजें। दूसरा है परफॉर्मेंस इश्यूज, दूसरा वो किस चीज को डिस्कस करती है, इट डिस्कसेस परफॉर्मेंस इश्यूज, एफिशिएंसी ऑफ, एग्जांपल दिया यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ फ्रेट कॉरिडोर्स, पैसेंजर अमेनिटीज, रोलिंग स्टॉक यूटिलाइजेशन एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है, स्टार क्वेश्चन मीनिंग, ठीक है। द स्टार क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्टार क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट। यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस आस्क्ड इन पार्लियामेंट दैट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर इन द हाउस, ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, स्टार क्वेश्चन। वेदर इसके अगेंस्ट में अनस्टार्ट क्वेश्चन भी एक आप था, यहाँ कहा था, यहाँ पे कहीं तो था, या देखिए स्टार्ट एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर गया था। तो स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट दैट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर इन द हाउस, है कि नहीं, वर्बल आंसर वहां पर चल जाएगा। अनस्टार्ट क्या है, दीज क्वेश्चंस रिक्वायर रिटर्न रिप्लाई फ्रॉम द मिनिस्टर एंड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना।
रिटर्न रिप्लाई चाहिए, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह उस पर नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में थे, तो हम लोग रोल ऑफ सीएजी की बात कर रहे थे। ठीक है, रोल ऑफ सीएजी की हम लोग बात कर रहे थे। तो रोल ऑफ सीएजी में मैंने बता दिया कि सीएजी क्या करेगी, पहला अपना ऑडिट करेगी। तो ना ये जो भी रेलवे के जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह उसको ऑडिट करेगी एज पर द आर्टिकल 149 151, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी। जो उनका जो सीएजी का जो क्या कहेंगे हम लोग, एनुअल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट जो करते हैं, उसके अंदर उनका रेलवेज के लिए एक सेपरेट चैप्टर होगा। रेलवेज के लिए उनका एक सेपरेट चैप्टर होगा, जिसमें मेन फोकस किस चीज पर होगा, कंप्लायंस इश्यूज के बारे में एक होगा, है कि नहीं, कंप्लायंस इश्यूज के बारे में होगा। और दूसरा क्या होगा, परफॉर्मेंस इश्यूज। जैसे कंप्लायंस में क्या कहा गया, जो भी मतलब जो नॉर्म्स है, जो जहाँ पे एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लासिफाई किए गए, कहाँ का एक्सपेंडिचर करने हैं, कौन कौन से हेड में कितना कितना करना है, वहां कहीं अगर मिस क्लासिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्टिंग में कई इरेगुलरिटीज है, ये सारी चीजें अलग अलग हेड्स है ना रेलवे के फाइनेंसिस के, उनके बारे में बात चल रही है। दूसरा परफॉर्मेंस इश्यूज में, तो जो जो भी आपके जो फंड यूटिलाइजेशन है, तो उसमें परफॉर्मेंस के बारे में बात आ रही है। बिजनेस हम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर फ्रेट कॉरिडोर में कितनी एफिशिएंसी रही, पैसेंजर अमेनिटीज में क्या हाल रहा, रोलिंग स्टॉक यूटिलाइजेशन कितना रहा, ये परफॉर्मेंस इश्यूज हो गई। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, फिर अब ये जो है सीएजी की रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने दे दी, है कि नहीं। अब पीएसी इज लुकिंग आफ्टर दिस सीएजी का रिपोर्ट ना, ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, कहा था हमने पढ़ा था ना, पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये रिव्यू करती सीएजी रिपोर्ट रेलवे फाइनेंसेस में। अब रेलवे मिनिस्ट्री को क्या करना है, रेलवे मिनिस्ट्री को क्या करना है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मस्ट रिस्पॉन्ड टू पीएससी विथ रेमेडियल मेजर्स ऑन ऑडिट फाइंडिंग। ऑडिट की जो भी फाइंडिंग आएगी, रेलवे मिनिस्ट्री पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ना पीएससी को रिस्पॉन्ड करेगी कि भाई ठीक है, ये फाइंडिंग्स आई है, यहाँ पर कंप्लायंस इश्यूज है, यहाँ परफॉर्मेंस इश्यूज है, तो क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जाएंगे ताकि उसको रेक्टिफाई किया जा सके। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और था बीच में, एक एक मिनट। जीरो आवर्स, एक्चुअली ये सब ये पार्लियामेंट के रहते हैं, अगर आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे तो थोड़ा सा आपको बताया था। जीरो आवर्स बेसिकली क्या होता है, it is the time when an important action at operation etc is planned to begin, है कि नहीं। इस प्रकार की चीजें हैं ये, तो इस पर स्पेसिफिक हम बाद में और बात करेंगे, मुझे और डिटेल फर्दर देखनी पड़ेगी। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग विजिलेंस एंड इंटरनल चेक्स। तो एक तो बात हो गई अपनी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में रोल ऑफ द सीएजी हो गया, दूसरा है विजिलेंस एंड इंटरनल चेक्स, विजिलेंस एंड इंटरनल चेक्स। तो पहला है रेलवे विजिलेंस, व्हाट डज इट डू, it investigates allegations of financial impropriety, corruption, misuse of power। ठीक है, तो विजिलेंस एंड इंटरनल चेक्स में क्या कहा गया कि रेलवे विजिलेंस, व्हाट डज द रेलवे विजिलेंस डू, इट इन्वेस्टिगेट्स allegations of financial impropriety, corruption and misuse of power। दूसरा है हमारा इंटरनल फाइनेंस रिव्यूज, इंटरनल फाइनेंस रिव्यूज। जोनल रेलवेज, जोनल रेलवे का जो अकाउंट एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, इंटरनल फाइनेंस में क्या, जोनल रेलवे में जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे व्हाट दे डू, दे स्क्रूटिनाइज एक्सपेंडिचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टोर ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। जोनल रेलवे का जो अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा जो भी एक्सपेंडिचर है, कॉन्ट्रैक्ट, स्टोर ट्रांजैक्शन, ये सारी की सारी चीजें। तो दोनों चीजें हो गई। पहला विजिलेंस में, रेलवे विजिलेंस क्या करता है आप सभी जानते हैं, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटरी, है कि नहीं, मिसप्रपोर्शनिंग ऑफ फाइनेंसेस, करप्शन, मिस यूज ऑफ पावर एंड ऑल दिस थिंग्स। दूसरा है इंटरनल फाइनेंस रिव्यूज, ये क्या करता है, जोनल रेलवे का अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, इट स्क्रूटिनाइजेस एक्सपेंडिचर्स, कॉन्ट्रैक्ट, स्टोर ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, तो पहली बात आ जाती है यहाँ पर ई प्रोक्योरमेंट। अभी आप सभी जानते हैं कि रेलवे में जो भी ये हमें हमारे जो गवर्नमेंट जो भी आजकल जो भी काम चल रहा है, इसमें सारी की सारी चीजों में क्या है, ऑनलाइन जो है हमारे डिफरेंट
एप्लीकेशन से हमारे जो क्रिस है इसका बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जिससे कि रेलवे की जो वर्किंग है, जो पहले पूरे के पूरे पेपर वर्किंग हुआ करती थी, उसको काफी हद तक उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। तो यहाँ पर जैसे हमारा जो वर्किंग के बारे में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही प्रोक्योरमेंट के बारे में बात हो रही है। तो मोस्ट रेलवे टेंडर्स आर नाउ फ्लोटेड थ्रू IREPS, ठीक है ना। मोस्ट रेलवे के जितने भी टेंडर्स होते हैं, रेलवे में जो अलग अलग काम होते हैं उसके लिए टेंडर फ्लोट करना पड़ता है। मोस्ट रेलवे टेंडर्स आर नाउ फ्लोटेड थ्रू IREPS। अब इसका फुल फॉर्म आप देख ले, याद रखेंगे इसको। IREPS, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। IREPS दैट इज इन IR मतलब इंडियन रेलवे, सभी को पता है। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम टू मिनिमाइज मैनुअल इंटरफेरेंस, ताकि मैनुअल इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर आईपास। आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो सैलरी वगैरह आती है कि नहीं। तो आईपास इज नथिंग बट एन इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट इज इट? इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन सैलरी, पेंशन डिसबर्सल्स एंड अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, ठीक है। तो आईपास, it ensures accountability in salary, pension disbursals and accounts finalization. Then comes RTI, है कि नहीं। देन कम्स आरटीआई। आरटीआई क्या है आपका? राइट टू इंफॉर्मेशन कंप्लायंस, आरटीआई कंप्लायंस। अभी अभी हम सभी लोग जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे रेलवेज में है, आए दिन आपके पास आरटीआई वगैरह अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आती है। तो वी नीड टू आंसर, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं या कंसर्न जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, दे नीड टू आंसर इट, है कि नहीं। तो इसके बारे में बात हो रही है आरटीआई। Citizens can request details on financial decisions, ensuring public oversight, ठीक है ना। तो आरटीआई का कंप्लायंस वगैरह करना, ये सारी की सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई हमारे अगर यहाँ बात करेंगे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में, तो पहले तो ऑडिट के लिए सीएजी का रोल, फिर बाद में विजिलेंस एंड इंटरनल चेक्स। देखिए ना, अभी हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर है तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हमारी है ना। तो क्या होना चाहिए कि ऑडिट यानी कि जो सिस्टम हमारा जो चल रहा है सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलना चाहिए। यानी कि जो नियम कानून के हिसाब से, फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का करप्शन या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं, उसके लिए विजिलेंस है। और इन सब चीजों को चेक में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए रेलवे के अपने जो है ना, जैसे ऑडिटर एक, जैसे सीएजी ने किया वो एक अलग ऑडिट है, लेकिन ये जो है अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो क्या करते हैं, बीच बीच में जो है टाइम टाइम पे एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्ट, स्टोर क्या है, इन सब चीजों के ऊपर चेक्स रखते हैं। तो इंटरनल फाइनेंस रिव्यूज हो गई है। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी एंड ई गवर्नेंस, ये भी हमने देख लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इट इज नथिंग बट कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी, कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर। इसमें सबसे पहला है रूल ऑफ इकोनॉमी, दूसरा है रूल ऑफ सैंक्शन, रूल ऑफ पर्पस, देन कम्स रूल ऑफ प्रूडेंस, रूल ऑफ प्रूडेंस एंड रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। टोटल 5 है कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी, कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी। तो पहला है रूल ऑफ इकोनॉमी, देन रूल ऑफ सैंक्शन, रूल ऑफ पर्पस, एंड देन कमिंग टू रूल ऑफ प्रूडेंस एंड रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये 5 है, ठीक है। आपको एक साथ स्क्रीन पे दिखा देते हैं पॉसिबल सर, ठीक है। ये देखिए, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, रूल ऑफ इकोनॉमी, रूल ऑफ सैंक्शन, रूल ऑफ पर्पस, रूल ऑफ प्रूडेंस एंड रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो अब एक एक चीजों को हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे ना, इनके ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे हम लोग। तो पहले बात करेंगे हम लोग रूल ऑफ इकोनॉमी। क्या है रूल ऑफ इकोनॉमी? एक्सपेंडिचर शुड बी स्ट्रिक्टली नेसेसरी, एक्स्ट्रावेगेंस इज डिस्करेज। सिंपल है ना, इसका मतलब तो बहुत आसान है कि मतलब कि खर्चा हम लोग वहीं करेंगे जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरत है कि नहीं। जबरदस्ती खर्च नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे घर के अंदर भी, ये तो बहुत आसान है, इसको समझना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हमारा जब खुद का पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी घर में हमें जो चीज बहुत जरूरी होगी,
यहाँ पर इस चीज की आवश्यकता है, हम वहीं पर स्पेंड करते हैं, अननेसेसरी हम लोग स्पेंड नहीं करते। सेम थिंग है यहाँ पर, उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर्स शुड बी स्ट्रिक्टली नेसेसरी, एक्स्ट्रावेगेंस इज डिस्करेज। ठीक है ना, उसको मैंने एग्जांपल दिया है, अवॉइडिंग एक्सपेंसिव नॉन इसेंशियल आइटम्स इन ऑफिशियल पर्पस। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, सरकारी पैसा है तो कहीं भी इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं, जस्टिफाइड होना चाहिए। बेसिकली ये जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी कहा, जस्टिफिकेशन। आप सभी लोगों ने प्रपोजल बनाया होगा डिफरेंट वर्क्स के लिए, बनाते आते होंगे, तो आपने देखा होगा कि व्हेनेवर वी प्रपोज समथिंग रिलेटेड टू एनी वर्क, रिलेटेड टू एनी वर्क, तो उसके पीछे आपसे क्या मांगा जाता है, आपसे जस्टिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है नहीं, जस्टिफिकेशन मांगा जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रपोजल क्यों जरूरी है, ये काम करना क्यों जरूरी है, उसको जस्टिफाई करिए आप। आपने कितना भी कंटेंट दे दिया, टेक्निकलिटीज दे दिया, फोटोग्राफ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आप अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज, है कि नहीं। तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी होगा आपका, यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहा, एक्सपेंडिचर शुड बी स्ट्रिक्टली नेसेसरी, एक्स्ट्रावेगेंस इज डिस्करेज, अवॉइडिंग एक्सपेंसिव नॉन एसेंशियल आइटम्स इन ऑफिशियल पर्पसेस परचेसेस। ठीक है, कि भाई नहीं चलो सरकारी पैसा है तो चलो हाई फाई चीजें लेंगे, और ये हमें चलो हमारा जेब का तो नहीं लग रहा है, हम कुछ भी लेंगे, ये नहीं होना है। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा है रूल ऑफ सैंक्शन, all railway expenditure must be covered by a valid sanction. What does it mean? रेलवे का जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ऐसा नहीं कि भाई मैंने खर्च कर दिया बाद में कहा कि नहीं मैंने खर्च किया था तो मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर से पहले कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर ही जो है एक्सपेंडिचर होगा। ऑल रेलवे एक्सपेंडिचर मस्ट बी कवर्ड बाय वैलिड सैंक्शन। कंपिटेंट अथॉरिटीज, कंपीटेंट अथॉरिटीज अप्रूवल और स्पेसिफिक बजट हेड, कौन से बजट हेड में कुछ अगर फंड अप्रोप्रिएट किया गया तो उसका सैंक्शन लगेगा, या जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी होगी वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए उनका सैंक्शन लगेगा। यही है, ऑल रेलवे एक्सपेंडिचर मस्ट बी कवर्ड बाय वैलिड सैंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल वर्क्स ओवर सर्टन कॉस्ट रिक्वायर रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री अप्रूवल। एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि कुछ काम, देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि डिविजनल लेवल पर, हम लोग आगे उस पर बात करेंगे, हाँ, डिविजनल लेवल पर जो है उसकी सैंक्शनिंग हो जाती है, कहीं पे जोनल रेलवे, कहीं रेलवे बोर्ड लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आता है। तो उसके लिए क्या लगता है कि जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है सैंक्शन करने के लिए, वही इसको सैंक्शन कर सकती है। इसके लिए आप, हम बाद में अभी जो पढ़ेंगे एमएसओपी, ठीक है नहीं, एमएसओपी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें समझ में आएगी, कौन सी चीज के लिए कौन ऑथोराइज पर्सन है, कौन सैंक्शन कर सकते, किसका अथॉरिटी है, कितने तक है, ये सारी चीजें। पावर्स की बात है वहां, तो पावर्स की बात है, पैसे की बात नहीं है एमएसओपी में। वर्क्स ओवर अ सर्टेन कॉस्ट रिक्वायर रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री अप्रूवल। तो दो रूल हमने पढ़ लिए, रूल ऑफ इकोनॉमी, दूसरा रूल ऑफ सैंक्शन। देन थर्ड इज रूल ऑफ पर्पस। क्या है रूल ऑफ पर्पस? मनी शुड बी स्पेंट ओनली ऑन द पर्पस फॉर विच पार्लियामेंट अप्रूव्ड इट। यानी कि जिस काम के लिए, जिस हेड के लिए पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है, पैसा उसी हेड पर खर्च होगा, पैसा उसी हेड पर खर्च होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे घर में है, हमने अपना एक बजट बना रखा है घर का, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एक्स अमाउंट हमने डिसाइड कर रखा है कि भाई ये काम अपने को करना है, या ये चीज हमें लेनी है, या हमारी ये कुछ इन्वेस्टमेंट है, वॉट एवर। ठीक है, अब वो जो फंड उसके लिए अप्रोप्रिएट करके जो अलग से रखा गया है, अगर उसको कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जो वक्त था वो आपका अफेक्ट होगा। तो वही यहाँ पर कहा है कि वैसा नहीं कर सकते ना, ऐसे सेम यहाँ पे, मनी शुड बी स्पेंट ओनली ऑन द पर्पस फॉर विच पार्लियामेंट अप्रूव्ड इट। जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए जो है पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है, पैसे वहीं खर्च होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिया है, जैसे अभी हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं, जैसे कि आपका पीवे है, वर्क्स है, ब्रिज है, ट्रैक में बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी वैसे ही मिलता जुलता दिया है, फंड्स अलोकेटेड फॉर ट्रैक रिन्यूअल। मान के चलो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कुछ एक फंड एलोकेशन हुआ ट्रैक रिन्यूअल पे, इतने करोड़ का या इतने 100 करोड़ का जो है खर्च उन्होंने एलोकेट कर, इतने कोई एक्स अमाउंट जो है उन्होंने एलोकेट कर दिया है। अब अगर कोई ये चाहेगा कि नहीं
आप जो है देखा कि मतलब स्टाफ क्वार्टर वगैरह बनाना है या कुछ इस प्रकार की दूसरे कोई काम है, तो कहा कि चलो भाई इसके ट्रैक रिन्यूअल के हम लोग स्टाफ क्वार्टर में ही कर लेंगे, या कोई पर्टिकुलर एक्स अमाउंट कोई ब्रिज है या व्हाटएवर कुछ है वहां करेंगे। दैट इज नॉट अलाउड। फंड्स अलोकेटेड फॉर ट्रैक रिन्यूअल कैन नॉट बी डाइवर्टेड। ये एग्जांपल है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है ना। तो आप खाली इसके लिए नहीं बात हो रही है, सिर्फ इसके लिए बात नहीं हो रही है, ये इन जनरल बात हो रही है कि जो पर्टिकुलर हेड के लिए फंड अप्रोप्रिएट एलोकेट किए गए हैं उसको वही इस्तेमाल करेंगे, उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही यहाँ पे लिखा है, मनी शुड बी स्पेंट ओनली ऑन द पर्पस फॉर विच पार्लियामेंट अप्रूव्ड इट। देन कम्स रूल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, रूल ऑफ प्रूडेंस। Expenditure must reflect the care a prudent person would exercise with personal finances। ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वही बात हो रही है कि जैसे मैं अपने पैसे कैसे खर्च करता हूँ, एक्सपेंडिचर वैसे ही होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकारी पैसा है तो उसको कहीं पर भी यूज करेंगे, बल्कि उसको जो है बिल्कुल प्रूडेंट, जैसे हमारे पर्सनल फाइनेंस को हम कैसा खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर मस्ट रिफ्लेक्ट द केयर अ प्रूडेंट पर्सन, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो किस तरह से पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करता है, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। एक्सपेंडिचर मस्ट रिफ्लेक्ट द केयर अ प्रूडेंट पर्सन वुड एक्सरसाइज विद पर्सनल फाइनेंसेस। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स फॉर बेस्ट वैल्यू, नॉट नेसेसरली अवॉर्डिंग ऑन हाईएस्ट मार्जिन और कन्वीनियंस। यानी कि अगर कोई काम होना है रेलवे का, समझो कोई पर्टिकुलर कुछ काम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सप्लायर की बात है, समझो कोई मटेरियल वगैरह लेने की बात है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं देखेंगे कि भाई कहाँ पे से जो है मार्जिन अच्छा है या कहाँ पे कन्वीनियंट हो रहा है, हमें हमारे लिए सहूलत है, नहीं वो नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि बेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है नहीं। बेस्ट वैल्यू पे हमको इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव सप्लायर्स फॉर बेस्ट वैल्यू, हमें कोई चीज प्रोक्योर करना है तो हमें ये देखना है कि बहुत बेस्ट वैल्यू कौन दे रहा है। यानी कि रेलवे, जैसे कि मेरा घर है, तो अगर मुझे मेरे घर में कोई काम, ये कोई प्रोडक्ट लेना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, 4 डिफरेंट स्टोर्स पे जाऊंगा, वहां पर जाके मैं रेट निकालूंगा, उनसे बात करूंगा, उनके फीचर्स देखूंगा। देन मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि नहीं ठीक है भाई, ये एक्स अमाउंट में है, इसके साथ ये फीचर्स है, ये वाई है इसके साथ ये फीचर्स है, जेड है इसके साथ ये फीचर है। फिर मैं एनालाइज करता हूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से वो प्रोडक्ट लूँ, है कि नहीं। हमेशा सस्ती चीज भी जरूरी नहीं है, सस्ती के साथ में फीचर्स कम होंगे। महंगी चीज है, बहुत ज्यादा फीचर है, जरूरत नहीं है। तो हमें ये भी देखना है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और किस प्राइस में हमें मिल रही है कि नहीं। बहुत सारी चीज एड ऑन फीचर्स होती है, वो हमें इस्तेमाल ही नहीं करनी है। सामने वाला बहुत अच्छी चीज ऑफर कर रहा है लेकिन मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसको लेके, है कि नहीं। ऐसा ही है। तो इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स फॉर बेस्ट वैल्यू, नॉट नेसेसरी अवॉर्डिंग ऑन हाईएस्ट मार्जिन और कन्वीनियंस। यहाँ पे ये एग्जांपल है। यानी यहाँ पे बात वही है कि मेरा खुद का पैसा मैं खर्च करूंगा तो किस प्रकार से मैं सोच समझ के करता हूँ, वही रेलवे के साथ में भी। तो ये रूल ऑफ प्रूडेंस हो गया। देन कम्स फिफ्थ पॉइंट, that is rule of transparency। rule of transparency क्या कहा जा रहा है, all financial decisions must be open, justifiable and documented। ट्रांसपेरेंसी की जब बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या होती है, कोई भी चीज किसी से छुपी ना हो। ऑल फिनेंशियल डिसीजन मस्ट बी ओपन, इट शुड बी जस्टिफाइबल एंड डॉक्यूमेंटेड, ठीक है नहीं। जिस एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है, एग्जांपल दिया है, ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेसेस, पब्लिकली अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स। ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग होगी जो ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर किसी प्रकार की किसी को फेवर करने या इस प्रकार की चीजें ना हो, सब तो सबके सामने हो, पब्लिकली अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारा कैनन्स ऑफ फिनांस, ठीक है। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी वापस से मैं आपको बता देता हूँ। पहला है रूल ऑफ इकोनॉमी, दूसरा रूल ऑफ सैंक्शन, तीसरा रूल ऑफ पर्पस, चौथा रूल ऑफ प्रूडेंस एंड रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे रेलवे बजट के बारे में, ठीक है। तो क्या है रेलवे बजट। अब तो बजट मर्ज हो गया हमारा, लेकिन तो फिर भी हमारे सिलेबस में दिया है तो ये चीजों को हम लोग कवर करते हुए जाएंगे, इसमें क्या क्या बातें हो रही है, ठीक है नहीं। तो पहला है बजटरी टर्म्स। बजटरी टर्म्स क्या, पहला बजट एस्टिमेट, द इनिशियल फोरकास्ट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स।
एस्टिमेट ना, बजट एस्टिमेट क्या है? द इनिशियल फोरकास्ट ना, बजट एस्टिमेट क्या है? द इनिशियल फोरकास्ट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, है कि नहीं? जो भी फाइनेंशियल ईयर आने वाला उसका बजट एस्टिमेट, है कि नहीं? हम क्या करते हैं, पहले से एक अपना एक बजट बना के रखते हैं ना, बजट एस्टिमेट। अगर हम लोग घर से निकल रहे हैं मार्केट जाने के लिए, तो हमारा एक बजट होता है कि भाई इतने पैसे हमारे पास है, या इतने आज हमें खर्च करने हैं, यही चीजें लेनी है, ये हमारा एस्टिमेट होता है ना। तो द इनिशियल फोरकास्ट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। दूसरा होता है आरई यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट, है कि नहीं? ये क्या है? मिड ईयर रिवीजन बेस्ड ऑन एक्चुअल स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट हमने बनाया, बजट एस्टिमेट जो साल भर के लिए बनाया, लेकिन उसको बीच में रिव्यू किया जाएगा, है कि नहीं? रिव्यू किया जाएगा कि मिड ईयर रिवीजन यानी कि बीच में हम लोग करेंगे, तो ये क्या, बेस्ड ऑन एक्चुअल स्पेंडिंग्स एंड रेवेन्यू ट्रेंड्स, ठीक है ना, उसके आधार पे। देन कम्स वोट ऑन अकाउंट। इफ द बजट कैनॉट बी पास बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्या कहा जा रहा है, इसको वापस से मैं रीड करता हूं। इफ द बजट कैनॉट बी पास बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर बजट पास, फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले अगर बजट पास नहीं हो सकता है, तो यहां पर क्या करते हैं, A vote on account, vote on account enables interim spendings। तो ये क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या करता है, ये इंटरिम स्पेंडिंग्स को इनेबल करता है। ठीक है, अगर आपका बजट पास नहीं हो पाया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले, तो वोट ऑन अकाउंट से जो इंटरिम स्पेंडिंग की जाती है, दैट इज द नेम ऑफ वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स। पहला है आपका लाइन आइटम बजट, फिर बाद में है परफॉर्मेंस बजट, देन आपका है जीरो बेस्ड बजटिंग, एंड देन कम्स आउटकम बजट। ठीक है, ये दीज आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स। लाइन आइटम बजट बेसिकली क्या है? इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, डिटेल क्लासिफिकेशन बाय कैटेगरी, एग्जांपल स्टाफ की वेजेस इतनी है, मटेरियल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस एटसेट्रा, एग्जांपल उन्होंने बताया। ठीक है ना, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच है लाइन आइटम बजट, यानी कि एक एक हेड है ना, डिटेल क्लासिफिकेशन बाय कैटेगरी, एग्जांपल स्टाफ वेजेस, ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, और भी चीजें इसके अंदर आएगी ना, ये होगा ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या इसके फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इट इज वेरी सिंपल, इजी कंट्रोल ऑन ईच हेड, ईच एंड एवरी हेड पर कंट्रोल करना आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, तो क्या कहा, लेस फोकस ऑन आउटकम्स। ठीक है, लाइन आइटम बजट में क्या ट्रेडिशनल अप्रोच है, हर कैटेगरी का डिटेल क्लासिफिकेशन है, और ईच एंड एवरी पे क्या होता है कि इसका एडवांटेज है कि बहुत ही सिंपल है, ईच एंड एवरी की हेड को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि आउटकम पे आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, अलग अलग हेड है, इस वजह से आप जो ओवरऑल आउटकम पे आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं। देन कम्स परफॉर्मेंस बजट, देन कम्स परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट क्या है? इट मैप्स फिजिकल अचीवमेंट, ठीक है, मैप्स फिजिकल अचीवमेंट, ठीक है ना, लाइक ट्रैक किलोमीटर रिन्यूड अगेंस्ट, एग्जांपल दिया उन्होंने, अगेंस्ट फाइनेंशियल आउटलेस, है कि नहीं, कि भाई फंड इतना अप्रोप्रिएट किया गया था, तो एक्चुअल में हमने पाया क्या, परफॉर्मेंस देखा जाएगा ना। मैप्स फिजिकल अचीवमेंट यानी कि एग्जैक्टली ये हमारा जो टारगेट रहा होगा उसमें से हमने अचीव क्या किया। मैप्स फिजिकल अचीवमेंट, एग्जांपल उन्होंने दिया कि भाई कितना ट्रैक किलोमीटर रिन्यूअल कर दिया गया अगेंस्ट फाइनेंशियल आउटलेस। दूसरा क्या है, encourages efficiency and accountability for results, encourages efficiency and accountability ना, परफॉर्मेंस बजट एनकरेजेस एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स, है कि नहीं। इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है, परफॉर्मेंस बेसिस पर है, तो जो है ज्यादा से ज्यादा इनपुट देने की लोग कोशिश करेंगे, सो दैट रिजल्ट अच्छा आएगा, है कि नहीं। और अगर रिजल्ट आएगा तो अकाउंटेबिलिटी, लाइक अगर रिजल्ट नहीं आया तो अगर किसी को पेनलाइज भी कर सकते हैं, अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो उसको जो है अप्रेजल, अप्रेजल इन द सेंस अवार्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, एनकरेजेस एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB, every expense is re-justified
every expense is re-justified each cycle ignoring historical spending. Every expense is re-justified each cycle ignoring historical spending. ठीक है। पोटेंशियल फॉर, इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल है किस चीज के लिए, फॉर कॉस्ट सेविंग्स बट इज रिसोर्स इंटेंसिव टू इम्प्लीमेंट, है कि नहीं। इसके अंदर जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि ईच एंड एवरी एक्सपेंस को रीजस्टिफाई किया जाता है हिस्टोरिकली, पास्ट में कितना स्पेंड किया था इसको यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा, अरे पहले यहाँ पर इतना खर्च होता था, इतने में होता था, नहीं, यहाँ ये नहीं देखेंगे। यानी कि जो भी खर्च कर रहे हैं उसको जस्टिफिकेशन होना चाहिए, पहले क्या था वो नहीं देखना। जैसे अभी एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, हमारे रेलवे में बहुत सारी जगह पर क्या होता है, पीछे मुड़ो आगे बढ़ो, पीछे देखो आगे बढ़ो, ये सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ जो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या करना, फंड्स की बात करूं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि नहीं, हर साल तो मान के चलो स्टाफ स्टाफ वेजेस में इतना जाता है, इस काम में इतना जाता है, इस काम में इतना जाता है, इस प्रकार से, तो इस बार भी इतना जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ पर जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा नहीं होगा। यानी कि एवरी एक्सपेंस को जस्टिफाई करना है, भाई इतना क्यों जाता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि पास्ट में हुआ वो गलत हुआ या ज्यादा हुआ या कम हुआ। इट हैज टू बी जस्टिफाइड, एवरी एक्सपेंस इज री जस्टिफाइड ना, इग्नोरिंग हिस्टोरिकल स्पेंडिंग। ये नहीं देखना कि पहले कितना खर्च होता था, अभी इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जस्टिफाई कीजिए, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल होता है फॉर कॉस्ट सेविंग। तो यहां पर लगता है कि मान के चले कि पहले, जैसे कि कुछ एग्जांपल, कुछ वैल्यू लेते हैं, है कि नहीं। मान के चलो अगर पहले कोई काम 5 करोड़ में होता था, कोई एक पर्टिकुलर हेड पर 5 करोड़ इन्वेस्ट होते थे, उतना खर्चा होता था। अभी हमने क्या किया, उसको उसके ऊपर और पर्टिकुलर फोकस किया गया, और हम देख रहे हैं कि नहीं हमारा काम जो है 4.5 करोड़ में हो रहा है, 4 करोड़ में हो रहा है, तो कॉस्ट सेविंग हो गई ना। या जो जो रिसोर्सेस अप्रोप्रिएट करके हम काम करते थे, वहां ये चीजें लगती थी बस लेकिन यहाँ पर इन इन चीजों को हम लोग कट शॉर्ट कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग यहाँ हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो उस मतलब सेव कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो पोटेंशियल इसमें क्या होता है जीरो बेस्ड बजटिंग में, देख कहा कि एवरी एक्सपेंस को रिजस्टिफाई करना है, पास्ट हिस्टोरिकल स्पेंडिंग को देखना नहीं है, और इसमें कॉस्ट सेविंग के लिए काफी पोटेंशियल होता है ना। इसमें क्या होता है, काफी पोटेंशियल है कॉस्ट सेविंग के लिए, बट इट इज रिसोर्स इंटेंसिव टू इम्प्लीमेंट, है कि नहीं। इट इज रिसोर्स इंटेंसिव टू इम्प्लीमेंट, बट इज रिसोर्स इंटेंसिव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसमें रिसोर्सेज बहुत लगाना, इम्प्लीमेंट करना है तो रिसोर्सेज लगाने हैं, अच्छा एक फोकस चाहिए, तभी आप जो है उस बारीकी से उस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे, तब आप बारीकी निकाल पाएंगे, है कि नहीं, कहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है ना। देन आता है हमारा आउटकम बजट। देन आता है हमारा आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या करता है, आउटकम बजट, इट एम्फसाइजेस मेजरेबल डिलीवरेबल्स आउटपुट्स, इट एम्फसाइजेस मेजरेबल डिलीवरेबल्स एंड आउटपुट्स। जैसे कि यहाँ पर जैसे क्वांटिफाई करने की बात कर रहे हैं, मेजरेबल डिलीवरेबल्स यानी जिसको क्वांटिफाई आप कर सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी नॉन मेजरेबल, जैसे मैंने कहा कि जैसे कि समंदर है, अब समंदर में कितना पानी है उसको आप मेजर करना, दैट इज डिफरेंट डिफिकल्ट ना, दैट इज नॉन मेजरेबल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एस्पेक्ट जो जो कि मेजर कर सकते, एम्फोसाइजेस मेजरेबल डिलीवरेबल्स और आउटपुट्स। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है, नंबर ऑफ न्यू ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफाइड रूट्स, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। नंबर ऑफ न्यू ट्रेन्स कितनी, ये नंबर में क्वांटिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफाइड रूट, कौन कौन से रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, वो आप जो है कॉरिडोर बता सकते हैं, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, किलोमीटर में बताना भी जरूरी नहीं है, वो कॉरिडोर बताया जा सकता है। पैसेंजर सेटिस्फैक्शन परसेंटेज में बताया जा सकता है। तो दीज आर मेजरेबल डिलीवरेबल्स। आउटकम बजट क्या है, इट एम्फसाइजेस मेजरेबल डिलीवरेबल्स और आउटपुट लाइक नंबर ऑफ न्यू ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफाइड रूट्स, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन, ये सब ये सारे ना क्वांटिफाई कर सकते हैं जिसको हम लोग, वो हो गए, ठीक है। तो टाइप ऑफ जो बजट की हमने बात की यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ बजट्स में कहा लाइन आइटम बजट, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत डिटेल क्लासिफिकेशन, बहुत सारी कैटेगरी होती है, और वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक एक ये होता है, आसान होता है इसको यूज करना, ईच एंड एवरी हेड पे कंट्रोल करना। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, आउटकम पे फोकस नहीं होता यहाँ पर, है ना, ज्यादा फोकस नहीं होता आउटकम के ऊपर, बस खाली चलते रहता है। परफॉर्मेंस वाले में क्या है, फिजिकल अचीवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मैप करते हैं,
है कि नहीं, और क्या हमने अचीव किया। और इससे क्या होता है कि फिजिकल अचीवमेंट को जब हम मैपिंग करते हैं तो हमें पता चलता है, एफिशिएंसी पता चलती है कि भाई और ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी की मतलब रिजल्ट वगैरह, रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिकली कर सकते हैं। जीरो बेस्ड बजट वाला यहाँ पर क्या है, पहले की पास पेंडिंग के पर बात नहीं होगी। यहाँ पर जहां जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इट हैज टू बी रीजस्टिफाइड। इट हैज टू बी रीजस्टिफाइड कि इतना क्यों कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं तो क्या होता है, कॉस्ट सेविंग के लिए पोटेंशियल होता है। लेकिन ये है कि इतना बारीकी से देखना तो रिसोर्सेस आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तब आप कर सकते हैं। बट इज रिसोर्स इंटेंसिव टू इम्प्लीमेंट। देन कम्स आउटकम बजट। चौथा हमारा जो है आउटकम बजट है, तो ये क्या करता है, इट एम्फेसाइजेस ऑन मेजरेबल डिलीवरेबल्स और आउटपुट। जैसे कि कितनी नई ट्रेनें हमने शुरू कर दी, कौन कौन से रूट का कितना ट्रैक किलोमीटर हमने जो है रिन्यूअल कर दिया, कितने कॉरिडोर को आप इलेक्ट्रीफाई अपने रूट कर दिया, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन कितना परसेंट है, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट इज बजट साइकिल। ठीक है। बजट साइकिल के लिए क्या कहा है, पहला है स्टेज। 3 स्टेज में इसको डिवाइड, 3 नहीं और ज्यादा होंगे, 1 मिनट रुको, 4 होने चाहिए। मार्च तक आता है ना। रुको रुको, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। ये जुलाई, नवंबर। ठीक है, चलो एक एक देख लेते हैं हम लोग। बजट साइकिल में अलग अलग स्टेजेस हैं। देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन बजट साइकिल्स। पहला है फॉर्मुलेशन स्टेज। फॉर्मुलेशन स्टेज यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो ये इसके इसके क्या जो है, किस तरीके से ये होगा, फ्लो कैसा होगा। पहले डिविजन्स, डिवीजन ने फॉर्मुलेट किया, ये जोनल हेडक्वार्टर को सबमिट करेगा। फिर ये जाएगा रेलवे बोर्ड, देन कंसोलिडेशन विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। है कि नहीं। डिवीजन से जोनल हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर से रेलवे बोर्ड, फिर देन कंसोलिडेशन विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। फॉर्मुलेशन स्टेज जुलाई से नवंबर, यानी पूरा प्रोसीजर डिवीजन से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, जुलाई टू नवंबर। दूसरा है, ये फॉर्मुलेशन हो गया। देन कम स्क्रूटिनी एंड फाइनलाइजेशन। स्क्रूटिनी एंड फाइनलाइजेशन, तो क्या कहा, दिसंबर टू जैन। ठीक है। अलाइन विद मैक्रो फिस्कल टारगेट्स, financial refinements with the cabinet. Routine and finalization December to Jan, aligned with macro fiscal targets, final refinements with the cabinet. फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन टू पार्लियामेंट। है कि नहीं। यानी देखिए, फॉर्मुलेशन किया, बाद में स्क्रूटिनाइज किया गया, कौन सी चीजें लेना है, कौन सी चीजें नहीं लेना है, फिर उसको फाइनलाइज करना है कि नहीं। देखिए कैसा होता है, कि प्रपोजल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, समझने के लिए हम लोग टेक्निकल लोग हैं, तो हमारे टेक्निकल वर्क के जो प्रपोजल्स होते हैं ना, उस एस्पेक्ट में समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। भाई डिवीजन ने कुछ वर्क्स के लिए प्रपोजल्स भेजे, तो डिवीजन से वो हेडक्वार्टर जाएगा, जोनल हेडक्वार्टर हमारा। फिर वहां से उस पर थोड़ा सा हेडक्वार्टर में जो चीफ इंजीनियर वगैरह जो उस पर वर्क करेंगे, अपने लेवल पे जो भी अप्रोप्रिएशन करना है कि क्या कौन सा प्रपोजल ड्रॉप करना है, कौन सा लेना है तो क्या क्या जस्टिफिकेशन चाहिए, जो कुछ भी क्वेरी होगी वो अपने लेवल पर हैंडल करेंगे। फिर बाद में इसको भेजेंगे रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड वहां फिर कटाई छटाई वगैरह सब कुछ करेगी। है कि नहीं, अपने तरफ से क्या, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये फॉर्मुलेशन हो गया। इसके बाद में क्या होगा, दिसंबर टू जैन, इसके अंदर स्क्रूटिनाई और फर्दर स्क्रूटिनी वगैरह होगी। फिर फाइनलाइज होगा कि भाई ये प्रोजेक्ट करने के हैं। ठीक है ना। तो अलाइन विथ मैक्रो फिस्कल टारगेट्स। भाई देखो क्या होगा, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जैसे कि भी हमारे डिवीजन की वर्किंग के हिसाब से मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। डिवीजन में बहुत सारे काम हैं, डिफरेंट लाइक सुपरवाइजर्स है, एंड देन डिफरेंट व्हाट वी से डिफरेंट सुपरवाइजर्स है। उन्होंने एजेंट को बताया कि सर ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। हर सुपरवाइजर अपने अपने तरीके से बता रहा है कि ये जरूरी, ये जरूरी, ये जरूरी। बेसिकली एक्चुअली प्रपोजल की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टार्ट होता है एडीएन लेवल से। ठीक है नहीं, यानी नॉन गजेटेड स्टाफ का इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन बेसिकली इनपुट तो वहीं से आता है। ठीक है। ठीक है, मान के चलो कि
एएन ने ये दो चार काम इनके 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 ढेर सारे काम आ गए, सीनेडियन के पास पुटअप हुआ, फिर सीनेडियन ने देखा ये भी काम ये भी काम ये भी काम। अब उनको पता होता है कि भाई इतना बजट है, इतना बजट है अपने पास, इतना बजट है, इसके अंदर हमको सारे काम कराने हैं, यानी कि जितने भी काम है मेरे डिवीजन सब डिवीजन में, एएन सीनेडियन का सब डिवीजन, उनको एक ये रहेगा कि भाई इतने के अंदर कराना है। देन he or she, what they will do, they will go through it एंड डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी चीज की ज्यादा नेसेसिटी है और कौन सा क्या बजट में काम होता है। ये मैंने आपको डिवीजन लेवल पे समझाया आपको। ऐसे ही रेलवे का भी तो अपना ओवरऑल मैक्रो फिस्कल टारगेट होता है, भाई इस साल इतना का काम, इतने करोड़ इतने अलोकेट कर दिए गए, इसमें कराना है। तो ये है स्क्रूटिनी एंड फाइनलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये होगा स्क्रूटिनी एंड फाइनलाइजेशन होगा, तो अलाइन विद मैक्रो फिस्कल टारगेट, फाइनल रिफाइनमेंट विद द कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट से रिफाइनमेंट वगैरह। फिर बाद में क्या हुआ, प्रेजेंटेशन टू पार्लियामेंट, ठीक है ना, ठीक है, पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया जाएगा, पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि पोस्ट 2017, जब फाइनेंशियल 2017-18 से रेलवे डिमांड्स इंक्लूडेड इन द जनरल बजट, ठीक है, जनरल बजट में ये इंक्लूड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद क्या होगा, ये तो पेश कर दिया गया पार्लियामेंट में, अब इसके ऊपर डिबेट होगी, पार्लियामेंट में इसको पास करा के लेना होगा ना, तो इस पर डिबेट होगी, डिबेट होगी, डिबेट होने के बाद अप्रूवल अप्रूवल होगा। इसका जो है बजट साइकिल क्या है, फरवरी माह। आफ्टर डिस्कशन पार्लियामेंट अप्रूव्स अप्रोप्रिएशन बिल, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। ये होने के बाद में देन कम्स एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग अप्रैल में। फंड्स रिलीज टू जोनल रेलवेज, जब पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया तो जो है जोनल रेलवेज को फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस रिव्यूज, ये सारे एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन यानी अभी काम इस पर स्टार्ट हो गया, फंड रिलीज कर दिए, उसके बाद मॉनिटरिंग शुरू हो गई। फंड रिलीज किया, भाई पैसे दिए, तो भाई इसका हिसाब किताब भी आप दोगे ना, भाई जो फंड दिए गए थे कहाँ कहाँ खर्च किए, कितना कितना खर्च हुआ। तो फंड्स रिलीज टू जोनल रेलवेज, मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस रिव्यूज एटसेट्रा। देन कम्स मिड ईयर रिव्यू, ठीक है ना। मिड ईयर रिव्यू हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक मिनट, जुलाई से स्टार्ट किया था, तो अप्रैल में यहाँ पर कुछ मंथ ऐसा स्किपिंग मुझे दिख रहा है। अच्छा नहीं, अप्रैल टू मार्च ये पूरा आ गया ना, फरवरी मार्च, ये तो पूरा आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मिड ईयर रिव्यू। मिड ईयर रिव्यू जो हमने पीछे भी पढ़ा था कहीं पे, मिड ईयर रिव्यू क्या है। मिड ईयर रिव्यू बेसिकली ये है कि हमने एक एनुअल बजट हमारा था, तो बीच में हम लोग उसको रीअप्रोप्रिएशन करने के लिए एक बार उसको हम स्टेटस देखते, तो मिड ईयर रिव्यू, आर ई प्रिपेयर्ड टू करेक्ट एनी डिविएशन, फंड्स रीएलोकेटेड और ऑगमेंटेड इफ नीडेड, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट यानी जो है प्रिपेयर करेंगे टू करेक्ट एनी डिविएशन, फंड्स रीअलोकेशन किया जाएगा एंड ऑगमेंटेड इफ नीडेड। देखिए कई बार क्या होगा, फंड का रीअलोकेशन से काम हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा और पंपिंग करना पड़ेगा, है ना। ये तो ये करना पड़ेगा, आर ई प्रिपेयर्ड टू करेक्ट एनी डिविएशंस, फंड्स रीअलोकेटेड और ऑगमेंटेड इफ नीडेड, ठीक है। देन कम्स डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। प्रीवियसली पहले क्या होता था, रेलवे बजट कंटेंट सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर रेलवेज। नाउ अब क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ द यूनियन बजट डिमांड्स, ठीक है ना। डिमांड फॉर ग्रांट की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या, रेलवे बजट पहले, अब सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट रेलवे का होता, प्रीवियसली द रेलवे बजट कंटेंट सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट फॉर रेलवे, नाउ दीज आर पार्ट ऑफ द यूनियन बजट डिमांड्स। अब सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट वोट्स ऑन दीज डिमांड्स एक्सेप्ट चार्ज एक्सपेंडिचर्स लाइक सर्टेन पेंशन, इंटरेस्ट, लाइबिलिटी एटसेट्रा, thereby granting authority to spend, ठीक है ना। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, यही कहा गया है कि पहले रेलवे का अपना डिमांड फॉर ग्रांट्स हुआ करता था, जब रेलवे का अपना बजट हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या, यूनियन बजट की डिमांड हो गया ना, दीज आर पार्ट ऑफ द यूनियन बजट, डिमांड फॉर ग्रांट अभी यूनियन बजट की डिमांड का पार्ट हो गया है। और यहाँ पर वर्किंग कैसी है,
पार्लियामेंट वोट्स ऑन दीज डिमांड्स, जो भी आपकी यूनियन बजट डिमांड, जो आपकी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होगी, पार्लियामेंट पर वोट करेगी। एक्सेप्शन यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, देखो, पार्लियामेंट वोट्स ऑन दिस डिमांड देयरबाय ग्रांटिंग अथॉरिटी टू स्पेंड। तो पार्लियामेंट जो है इस डिमांड पर क्या करती है, आपको अथॉरिटी टू स्पेंड को ग्रांट करती है। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन दिया है, जैसे एग्जांपल दिया है, एक्सेप्शन दिया है, चार्ज एक्सपेंडिचर्स लाइक सर्टेन पेंशन, इंटरेस्ट, लायबिलिटीज एटसेट्रा, इसके अलावा, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया। देन कम्स बजटरी एंड फाइनेंशियल रिव्यूज, बजटरी एंड फाइनेंशियल रिव्यूज। तो पहली बात हो रही है मंथली मॉनिटरिंग, दूसरी है क्वार्टरली परफॉर्मेंस, एंड देन कम्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम लोग MIS कहते हैं, है कि नहीं। तो बजटरी एंड फाइनेंशियल रिव्यूज के बारे में क्या कहा, मंथली मॉनिटरिंग, जोनल ऑफिसेस ट्रैक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ना। जो जोनल हेडक्वार्टर की जो ऑफिस है वो क्या करती है, आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ट्रैक करती है। अब एग्जांपल उन्होंने दिया क्या, पैसेंजर फेयर्स, फ्रेट एक्सेट्रा, उसको ट्रैक कर देगी भाई, पैसेंजर फेयर से कितना किराया आ रहा है, फ्रेट से क्या बिजनेस आ रहा है हमारे पास ना। हमारे जो फाइनेंसिस के सोर्सेस क्या है, या तो फेयर्स होंगे या तो फ्रेट होंगे, है कि नहीं, यही होगा ना। बेसिकली मेन तो यही है, पैसेंजर फेयर्स और फ्रेट। तो जोनल ऑफिसर्स ट्रैक रेवेन्यू, भाई आमदनी कितनी आ रही है, ठीक है, आमदनी आ रही है, उसके बाद एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है। जोनल ऑफिसर्स ट्रैक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर का भी उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्सपेंडिचर जैसे कि ऑपरेशन में कितना खर्चे लग रहे हैं, मेंटेनेंस में क्या लग रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मंथली मॉनिटरिंग एक होगी, दूसरा है क्वार्टरली परफॉर्मेंस, दूसरा है हमारा क्वार्टरली परफॉर्मेंस। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे KPI कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सच एज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, सेफ्टी मेट्रिक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो आप सभी जानते होंगे, थोड़ा इसके बारे में, कि मुझे मान के चले कि 1 रुपया कमाना है तो मैं कितना खर्च करूंगा, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना ये। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मंथली मॉनिटरिंग हो गई, क्वार्टरली परफॉर्मेंस हो गया। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में हम बात करते हैं तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, सेफ्टी मैट्रिक्स, इन सारी चीजों पर क्वार्टरली परफॉर्मेंस होगा। और उसके बाद में फाइनेंशियल, इसके बाद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, MIS जिसे हम लोग कहते हैं, ये रेलवे बोर्ड का मंथली फाइनेंशियल बुलेटिन होता है। तो ये एग्जाम्पल है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल रेलवे बोर्ड मंथली फाइनेंशियल बुलेटिन। तो ये बजट एंड फाइनेंशियल रिव्यू, मंथली मॉनिटरिंग, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रूल्स ऑफ एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रूल्स ऑफ एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो पहला है इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कोड, जिसे IRFC शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, ठीक है, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कोड। इट गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अमंग मेजर एंड माइनर हेड्स, इट गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अमंग मेजर एंड माइनर हेड्स लाइक कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जिसे DRF कहते हैं हम लोग, पेंशन फंड, डेवलपमेंट फंड एटसेट्रा। अब इन सब चीजों के बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे, मेजर हेड, माइनर हेड, DRF, रेवेन्यू, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे बाद में। यहाँ पर सब हमको इतना समझना है, इट गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर जो है उसको कहाँ का एलोकेट किया गया है। मेजर हेड जैसे ट्रैक वर्क्स एक मेजर हेड हो गया, फिर उसके अंदर और माइनर हेड्स आएंगे, सब हेड जिसको हम लोग जैसे माइनर हेड, ठीक है ना, ब्रिज वर्क्स, इस प्रकार से, है ना, समझे ना, मेजर हेड, फिर उस मेजर हेड के अंदर बहुत सारे माइनर हेड्स होंगे ना। तो ये, तो गवर्न द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अमंग मेजर हेड्स, माइनर हेड एटसेट्रा, लाइक कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, पेंशन फंड, डेवलपमेंट फंड, इस तरीके से, ठीक है।
What does it do? It provides guidelines on which items must be charged to capital head versus revenue head. ये हमको गाइड करता है कि कौन से आइटम को कैपिटल हेड में चार्ज करेंगे, कौन सा रेवेन्यू हेड में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल दिएंगे, जैसे कि कैपिटल हेड की बात करेंगे। कैपिटल हेड की बात किया यहाँ पे, लाइक नई लाइनें हम कई बिछा रहे हैं, न्यू लाइंस, डबलिंग कर रहे हैं, रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, सारे कहाँ पर जाएंगे? कैपिटल हेड में जाएंगे। इसका जो भी फाइनेंस होगा, इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, सारा एलोकेशन किस में होगा? कैपिटल हेड में होगा ना। तो ये इसके जो भी फाइनेंस है, दिल बी चार्ज टू कैपिटल हेड्स। इसी प्रकार से दूसरा हमारा जो हेड है, दैट इज रेवेन्यू हेड। रेवेन्यू हेड, रेवेन्यू हेड में क्या क्या आएगा? स्टाफ सैलरीज, डे टू डे मेंटेनेंस, एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जाम में इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेवेन्यू हेड में कौन सी चीज किस में चार्ज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जो है रूल्स ऑफ एलोकेशन क्लासिफिकेशन के लिए, कि पहले कहा गया इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड की हमने बात किया, तो ये क्या करता है? ये जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर होता है उसको एलोकेट करता है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अमंग मेजर माइनर हेड्स। यहाँ जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हमें, देखिए बहुत सारी चीजें उसके अंदर से उन्होंने कैपिटल रेवेन्यू दो चीज का उन्होंने यहाँ पे बताया ना, कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, पेंशन फंड, डेवलपमेंट फंड, एटसेट्रा। तो क्या कहा? इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन व्हिच आइटम्स मस्ट बी चार्ज टू कैपिटल हेड्स वर्सेस रेवेन्यू हेड्स, है कि नहीं? तो कैपिटल में जैसे न्यू लाइंस, डबलिंग, रोलिंग स्टॉक, ये सारे के सारे कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल हेड में है। रेवेन्यू हेड में स्टाफ सैलरी, डे टू डे मेंटेनेंस। ठीक है, नाउ फर्दर आगे जाएंगे हम लोग, इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा, की हेड्स और फंड्स। तो पहले बात हुई यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हुई है, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक स्टाफ, यूटिलिटीज, फ्यूल, है कि नहीं? जो रेगुलर खर्च होते रहते हैं ना, डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक स्टाफ, यूटिलिटीज, फ्यूल। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे असेट्स क्रिएटिंग आइटम्स, असेट क्रिएटिंग आइटम्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिया जाता है। फाइनेंस, इसका जो फाइनेंसिंग कहाँ से होता है? पार्टली बाय ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, जीबीएस। दूसरा है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस, ईबीआर कहते हैं इसको, और इंटरनल जनरेशन। हाँ, तो क्या कहा यहाँ पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज आर फाइनेंस पार्टली बाय ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। दूसरा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस और इंटरनल जनरेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएटिंग आइटम्स, अभी हमने देखा था ना, अभी थोड़ा टाइम पहले हमने देखा था असेट क्रिएटिंग आइटम, जैसे उन्होंने बताया था आपको, मैं फिर से लेकर चलता हूँ और एग्जांपल से समझ में आ जाती है चीजें ना। नई लाइनें बिछाना, डबलिंग करना, रोलिंग स्टॉक प्रोक्योर, इस प्रकार से। ठीक है ना? तो क्या असेट क्रिएटिंग आइटम्स, ये सब आइटम्स क्या यहाँ खर्च किया, तो ये असेट है ना हमारा, एक असेट बन रहा है। देखिए, रेवेन्यू और कैपिटल में अगर यहाँ पर ही आप देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। ठीक है ना? रेवेन्यू में क्या है? स्टाफ को सैलरी दी, या स्टाफ पर जो स्पेंडिंग्स है, पेंशन आ गया, सैलरी आ गई। यूटिलिटीज जैसे कि पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सब यूटिलिटीज एग्जांपल, ये खर्च हो गई, इससे कुछ असेट तो बन नहीं रहा लेकिन जरूरी है। फ्यूल है, फ्यूल के बगैर काम नहीं होता, फ्यूल हुआ, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट क्रिएटिंग आइटम, जिससे असेट आपका बन रहा है ना। तो असेट क्रिएटिंग आइटम्स का इन्होंने एग्जांपल पीछे जो दिया था उसी को मैं लेकर चलता हूँ, कि जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया आपको न्यू लाइन, डबलिंग, रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट, ये सारी की सारी क्या है? ये हमारा एक असेट है ना, ये हमारा एक असेट है। तो असेट क्रिएटिंग आइटम दीज आर, अब इनकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? इनका फाइनेंस पार्टली बाय, इनका फाइनेंस पार्टली कुछ ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से होगा, और कुछ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस होंगे, और कुछ इंटरनल जनरेशन से। यहाँ से आप इसकी फाइनेंसिंग होगी। इनकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? पार्ट होगा, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से होगा कुछ, जो बजट से है। दूसरा कुछ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस होंगे, और कुछ इंटरनल जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन का कुछ होगा वहां से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीआरएफ, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किस काम के लिए है? इट इज फॉर असेट रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट,
ensuring safe and efficient system ना। डीआरएफ जो होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इट इज फॉर असेट रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट टू इंश्योर सेफ्टी, टू इंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट सिस्टम, इसको कहते हैं लोग, है कि नहीं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहाँ इस्तेमाल होगा, कोई भी असेट का रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट के लिए, ताकि सेफ्टी और एफिशिएंसी मेंटेन रहे, सेफ एंड एफिशिएंट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो डीआरएफ वहां इस्तेमाल होता है। देन कम्स डेवलपमेंट फंड, इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट फंड। किस काम में यूज होता है, फॉर पैसेंजर अम्यूनिटीज, स्टेशन अपग्रेडेशन एटसेट्रा। देन कम्स पेंशन फंड, तो ये तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, पेंशन फंड फॉर मीटिंग पेंशन लाइबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग स्टाफ, मीट्स पेंशन लाइबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग स्टाफ, ठीक है नहीं, जो भी पेंशन लाइबिलिटीज है ना उसको फुलफिल करना है, जो भी स्टाफ रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेंशन फंड्स, ठीक है। तो इसको मैं वापस से आप लोग को लेके बता देता हूँ, थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ मैं, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक स्टाफ यूटिलिटीज फ्यूल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पर इसको ऐसा समझे कि देखिए ये जरूरी नहीं है क्या कि भाई काम कौन करते हैं, स्टाफ करते हैं, तो उनकी सैलरी आएगी या उनके जो भी होगा वो होगा, जैसे कि अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, सैलरी, सब स्टाफ पे खर्च होते हैं, वो हेड आ गए इसके अंदर। यूटिलिटीज, जैसे यूटिलिटीज में मैंने आपको बताया कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर आपके वाटर हो गया, बेसिक दीज आर ऑल यूटिलिटीज। इसी तरीके से फ्यूल हो गया, मशीन वगैरह चलती है तो उसमें फ्यूल वगैरह लगता है, हमारी ट्रेन चलती है उसको फ्यूल लगता है कि नहीं, मेंटेनेंस वगैरह हमारा लगता रहता है, ये सारी चीजें ये आपके रेवेन्यू में जाएगी। लेकिन जो हमारा असेट बन रहा है, जो हमारा जो असेट बन रहा है, वो आपका जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है कि नहीं, हो जाएगा आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है कि नहीं, ठीक है। अब ये construction of quarter, I think this also should come in capital expenditure only, है कि नहीं। देन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किसके लिए है, सेफ्टी आइटम के लिए कह सकते हैं हम लोग इसको, सेफ्टी आइटम के लिए, है कि नहीं, कि कोई असेट हमारा फेल हो गया या उसका रिन्यूअल की आवश्यकता है, तो ये डीआरएफ से यूज करेंगे, असेट रिन्यूअल रिप्लेसमेंट इंश्योरिंग सेफ एंड एफिशिएंट सिस्टम। बाद में विकास, डेवलपमेंट फंड, यानी कि डेवलपमेंट करना है, अच्छी हमें पैसेंजर अम्यूनिटीज को इम्प्रूव करना है, स्टेशन को अपग्रेड करना है, तो ये डेवलपमेंट है। देखिए ये दोनों चीजों को आप देखिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, देखो शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में डीएफ डीआरएफ भी आएगा, तो डीएफ डेवलपमेंट फंड है, और ये क्या है, डीआरएफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कोई असेट फेल हो रहा है, देखिए दो चीजें, एक फैसिलिटी है एक नेसेसिटी है ना, सिंपल ऐसी मैं बात करता हूँ, फैसिलिटी है नेसेसिटी। असेट मेरा सही से काम करना है, फेल नहीं होना है, ये मेरी नेसेसिटी है। इस पे जो फंड कहाँ होगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मिसाल के तौर पर कोयची का वायर टूट गया, कोयची का वायर टूट गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइन बंद हो जाएगी। तो अगर वो असेट आपका जो है रिप्लेस करना है, या उस असेट में खराबी आ रही है और हमें पता चल रहा है कि नहीं भाई ये सेफ्टी आइटम है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, सेफ एंड एफिशिएंट सिस्टम के लिए। इसी तरीके से ट्रैक में कुछ मेजर समझो कुछ फेलियर वगैरह सेफ्टी एस्पेक्ट वो, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि सर कहीं कहीं कैपिटल और डीआरएफ दोनों में अलग हेड में क्वार्टर बन रहा है, तो देखिए सर ऐसा है कि अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर आपकी क्वार्टर जर्जर हालत में है, क्वार्टर अगर आपका जर्जर हालत में है, तो वहां पे डीआरएफ से भी आप इसको यूज कर सकेंगे ना। अभी देखिए रेलवे, जैसे कि मान के चलो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं रेलवे ट्रैक से रिलेटेड बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि आपको नई लाइन बिछानी है, नई लाइन बिछानी है या डबलिंग करनी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आया। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पैच है, इट रिक्वायर्स लाइक डेस्परेट अटेंशन, भाई फेलियर हो सकता है, यहाँ पर रिन्यूअल करना है, इतना मीटर का इतना 100 मीटर का पैच मान के चले बहुत बुरी हालत में है कि नहीं, ट्रैक की कंडीशन बहुत बुरी है, तो मैं डीआरएफ से फंड लेके उसको रिप्लेस करूंगा, तो मैं डीआरएफ से उसको लेके वैसे आपके क्वार्टर्स में प्लान्ड वे में आप क्वार्टर बना रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी क्वार्टर की कंडीशन रिक्वायर्स योर लाइक डेस्परेट अटेंशन इज रिक्वायर्ड, उसकी परिस्थिति बहुत बुरी है और उसको अर्जेंट अटेंशन की आवश्यकता है, तो आप डीआरएफ से फंड यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये है बात, ठीक है।
डेवलपमेंट फंड आप समझ गए, सुविधाओं को अपग्रेड करना। पैसेंजर एम्यूनिटीज पहले क्या थी, अब मुझे और पैसेंजर एम्यूनिटीज देनी है स्टेशनों पे, इस प्रकार से स्टेशन है, स्टेशन को अपग्रेड करना, ये डेवलपमेंट फंड से यूटिलाइज होंगे। पेंशन फंड्स तो जो भी रिटायरिंग स्टाफ होंगे हमारे रेलवे के, उनके लिए है कि नहीं, मीट्स पेंशन लाइबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग स्टाफ। ठीक है, तो ये कुछ फंड्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। नाउ कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, नाउ टॉकिंग अबाउट कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल। FA and CAO, what is FA and CAO? फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। आपने सुना होगा ये इनका नाम बहुत सारी जगह पे, लेकिन FANCO, FANCO, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। FANCO एट जोनल लेवल, यानी हेडक्वार्टर की हम भाषा में उसको हेडक्वार्टर कहते हैं ना। FANCO एट जोनल लेवल ensures, what do they ensure? Correct अकाउंटिंग एंड बजट कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्च के ऊपर नियंत्रण रखना है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी FNCO की है ना। FNCO एट जोनल रेलवे इंश्योर्स करेक्ट अकाउंटिंग एंड बजट कंट्रोल, अकाउंटिंग सही से हो और बजट पे कंट्रोल हो, बजट कंट्रोल है ये। ठीक है, अब इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर जो हम बाद में बात करेंगे ना MSOP में, उसकी बात। डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर, GMs and general managers and their divisional railway managers have specific financial powers. Higher powers rest with, देखो कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर, या ये कहा गया कि कुछ पावर DRMs को दिए गए हैं, कुछ लिमिट तक फाइनेंशियल पावर्स, कुछ वर्क एग्जीक्यूट करने के, और कुछ GMs को दिए गए हैं। लेकिन हायर लेवल पे अगर हम बात करें तो हायर पावर्स रेस्ट विद रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, है कि नहीं। कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर DRMs और GMs को भी दिए गए, बट हायर पावर्स रेस्ट विद रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, अब कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर में इंटरनल चेक्स की अगर हम बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट इंटरनल चेक्स, बिल्स फॉर परचेसेस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टोर ट्रांजैक्शंस, दीज ऑल पास थ्रू, ये सारे कहां से पास हो, दीज ऑल पास थ्रू अकाउंट्स फॉर स्क्रूटिनी। ठीक है नहीं, इंटरनल चेक्स, बिल्स फॉर परचेसेस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स पास थ्रू अकाउंट्स फॉर स्क्रूटिनी, है कि नहीं, इसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक तो हो गया जोनल लेवल पर बात कर लिया कि भाई FNCO जो है वो करेक्ट अकाउंटिंग और बजटिंग को जो इंश्योर करेंगे, और कुछ डेलीगेशन ऑफ पावर DRM और GMs को भी दी गई है, नहीं कि वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पावर है, इतने करोड़ इतने 100 करोड़ ये काम के लिए है ना, कुछ पावर्स दिए गए हैं, डेलीगेट किए गए। ठीक है, और क्योंकि यही कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि फ्रीडम नहीं दी गई कि भाई कोई भी कितना भी कर सकता है, हर किसी की एक पावर, लिमिटेड पावर है, वो वहां तक की अपनी पावर को यूज कर सकता है। हायर पावर और भी ज्यादा अमाउंट का कुछ है तो रेलवे बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेवल का हो सकता है। चेक्स के लिए क्या गया, बिल्स फॉर परचेसेस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज ऑल पास थ्रू अकाउंट्स फॉर स्क्रूटिनी, ये जो हमारा जो चैनल है उसके थ्रू ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। तो पहली बात चल रही है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिम्मेदार। कॉन्सेप्ट क्या है, ईच मैनेजर और यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एंड और रेवेन्यूज अंडर देयर कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर मैनेजर की जगह ऑफिसर कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ईच ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एंड और रेवेन्यूज अंडर देयर कंट्रोल। ईच मैनेजर या ईच ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू अंडर देयर कंट्रोल, उनके अंडर में जो है उसके ऊपर उनको दे हैव टू कीप चेक ना, बेसिकली यही है ना, कि जैसे कि एक फैमिली का हेड कोई होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है
कि जो ये सही से हर चीज पे कंट्रोल रखा जाए। भाई कहाँ कहाँ से अगर फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो घर में कितने कमाने कमाने वाले हो, कितने सोर्सेस है जहाँ से इनकम आएगी, ये रेवेन्यू हो गया। और खर्चा एक्सपेंडिचर की बात अगर करेंगे तो वो कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करना है, तो ये कंट्रोल होता है। तो यही कहा है, ईच ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू अंडर देयर कंट्रोल। दूसरा बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। दूसरी हमारी बात हो रही ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, डिविजन्स लगे। अभी अभी डिवीजन में इन्होंने ये दे दिया है, डिपार्टमेंट में ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, कमर्शियल, इधर वर्कशॉप में प्रोडक्शन यूनिट एक्सेट्रा। डिवीजन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, कमर्शियल, सिग्नलिंग, सो एंड सो। इसी तरीके से वर्कशॉप में प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सेट्रा, ये हो गया। ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जिम्मेदारी किसकी फिक्स कर देने से क्या होता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, इन जनरल बात करते हैं। अभी हम लोग डेली कोर्स में हमारे ऑफिस में कुछ ना कुछ हम लोग रोज हम सबकी जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ पोस्ट पर हम काम करते हैं। ठीक है। अब कोई चीज के बारे में कोई आपके पास आया, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति आया और उसने बताया कि भाई ये काम इस प्रकार से करना है, या आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आपने बता दिया कि ठीक है ऐसा ऐसा कर दो, हो जाएगा। अब उसने आपको क्या कहा, ठीक है सर आप ये राइटिंग में 4 लाइन लिख के दे दीजिए, 2 लाइन राइटिंग में लिख के दे दीजिए, क्योंकि आपने कह रहे हैं ना ये काम मैं कर दूंगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आप उसको रिटर्न में दे दीजिए। देन व्हाट हैपेंस, जो हमारा कैजुअल अप्रोच होता है ना, हम थोड़े फोकस हो जाते हैं, अरे बंदा तो राइटिंग में मांग रहा है। दैट मीन्स आप थोड़े से, आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि राइटिंग में मांग रहा है, तो आप थोड़ा और सोचोगे उसके, यू विल गो फर्दर डीप, यू विल गो फर्दर डीप, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, ये है वो है, इस प्रकार से। ठीक है। तो क्या कहा, क्या कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करता है, ईच ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट और रेवेन्यू अंडर द कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात किया तो डिविजन्स और वर्कशॉप अपने अपने लेवल पे जो होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तय की जाएगी। बेनिफिट्स क्या है, इट एनकरेजेस लोकल डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अवेयरनेस एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज और वेस्टेज। इससे क्या होता है कि कुछ डिसीजन मेकिंग पावर आती कि नहीं भाई, क्या जरूरी है वही लेंगे, जो जरूरत नहीं है उस चीज को नहीं लिया जाएगा। है कि नहीं, एक अंदाजा रहेगा कि भाई कौन सी चीज कितने की आती है कि नहीं, थोड़ा सा ऐसा ना। तो ये क्या है कि कॉस्ट अवेयरनेस, तो हम हमको बता दिया गया भाई आपको ये फंड दे दिया गया, इसमें ये काम कराना है, अब आप देखो कहाँ कितना खर्चा करते हो। है कि नहीं, अगर मुझे एक लिस्ट दे दी जाएगी भाई ये चीजें लेकर आनी है, ये चीजें हमें लेनी है, और हमें एक अमाउंट दे दिया गया, ये हमने आपको दे दिया, अब इसके अंदर आप इसको पूरा करें। तो क्या करता है, जैसे क्या किसी को मान के चलो अगर घर चलाना, आपको एक्स अमाउंट दे दिया कि भाई एक पूरा एक महीने का जो है पूरा जो है आपको घर के कोर्स देखने हैं, इतना पैसा हमने आपको दे दिया, आप करें। अब अगर इसके ऊपर कंट्रोल ना रहे फंड्स के ऊपर, तो क्या होगा, लैविश स्पेंडिंग भी होती है। लेकिन अगर ये कहा कि पूरा महीना आपको चलाना है, इतने पैसे में आपको चलाना है, तो आप हर चीज लेने के पहले सोचोगे कि भाई ये कितने की है, कितने की चीज, तो मैं इकोनॉमिकल मुझे कहाँ से पड़ेगा। इकोनॉमिक क्वालिटी दोनों ही चीजें मैटर करती है कि नहीं। ये चीज लेना जरूरी है, लूंगा, ये चीज नहीं, नहीं इसके बगैर काम चल सकता है, इसको नहीं लेंगे। ये चीज महंगी है, नहीं इसके कंपैरिजन में ये कर सकते, ये ना मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, यही चीज है यहाँ पे। एनकरेजेस लोकल डिसीजन मेकिंग, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपको इतने फंड में करना है तो मुझे ये लेना है कि वो लेना है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, आई गॉट दैट फ्रीडम। है कि नहीं, कॉस्ट अवेयरनेस हो गया, हेल्प्स आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज। लेकिन नहीं, कहाँ इनएफिशिएंसी इसे आइडेंटिफाई होता है और कहाँ वेस्टेजेस, इसके ऊपर एक चेक होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गई। ठीक है। दूसरा हो गया हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग। दूसरा है हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में हम बात करेंगे अभी। विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंस बजटिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्या है, लिंक फाइनेंशियल एलोकेशंस विथ क्वांटिफाइबल परफॉर्मेंस टारगेट्स। आपको एक बजट दिया गया है, उसके अगेंस्ट आपसे एक टारगेट है कि भाई ये इतना काम इतने में होना चाहिए, ये है परफॉर्मेंस बजटिंग।
ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? लिंक फाइनेंशियल एलोकेशन। ठीक है, ये काम होना है, इसको इसको इतना फंड चाहिए, ठीक है भाई, इतना फंड दे दिया। अब इस फंड के अगेंस्ट में ये टारगेट था, आप इसको पूरा करें। दैट इज क्वांटिफाइबल, दैट इज क्वांटिफाइबल, यानी कि क्वांटिफाइबल का हो या मेजरेबल का हो, एक ही चीज है। लिंक फाइनेंशियल एलोकेशन विद क्वांटिफाइबल परफॉर्मेंस टारगेट्स। जिसे यह बता रेलवे मैट्रिक्स। रेलवे मैट्रिक्स क्या है? ट्रेन किलोमीटर रन, पैसेंजर किलोमीटर्स, एनटीकेएम नेट टन किलोmeters फॉर फ्रेट, punctuality ratio, etc. These are the parameters. These all are the parameters. है कि नहीं? तो रेलवे मैट्रिक्स है ट्रेन किलोमीटर्स रन, पैसेंजर किलोमीटर, नेट टन किलोमीटर्स, एनटीकेएम फॉर फ्रेट, हाँ, पंक्चुअलिटी रेशियो एक्सेट्रा। दीज आर रेलवे मैट्रिक्स टू क्वांटिफाई थिंग्स। दूसरा है, यहाँ पर बात हो रही है परफॉर्मेंस बजटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है दैट इज नथिंग बट आउटकम इवैल्यूएशन। ठीक है, आउटकम इवैल्यूएशन। भाई इतना स्पेंड हमने किया, फिर इवैल्यूएट करेंगे हमको आउटपुट मिला क्या। तो वो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में इन्होंने कहा ना, वेयर परफॉर्मेंस टारगेट्स मेट विद इन द एलोकेटेड फंड। आपको एक फंड दे दिया गया था, इसमें से ये टारगेट अचीव करना था, क्या ये मीट किए गए? वेयर परफॉर्मेंस टारगेट्स मेट विद द एलोकेटेड विद इन द एलोकेटेड फंड, एलोकेटेड बजट में क्या वो परफॉर्मेंस टारगेट अचीव हुए? इफ यस, वेरी गुड, इफ नो, तो उसका जस्टिफिकेशन, उसका रीजन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट अचीव, तब ने क्या कहा? इनेबल्स करेक्टिव मेजर्स इन सब्सिक्वेंट बजट साइकिल्स। इनेबल्स करेक्टिव मेजर्स इन सब्सिक्वेंट बजट साइकिल। यानी बजट साइकिल, सब्सिक्वेंट बजट साइकिल में क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जाए ताकि ये चीजें कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, एक महीना आपने एक्स अमाउंट दिया था, पूरी जरूरत पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो अगले महीने में क्या करेंगे? इसको करेक्टिव मेजर्स लिए जाए और जहां जहां पे फ्लॉस थे आप उसको रेक्टिफाई करें, ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। देन कम्स एक्सचेकर कंट्रोल। एक्सचेकर कंट्रोल क्या है? एक्सचेकर कंट्रोल, इस पर क्या कहा जा रहा है? इंटीग्रेशन विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंटीग्रेशन विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो क्या कहा? 2017 से पहले, प्री 2017, यानी कि बजट मर्ज होने से पहले की बात है। बजट मर्ज होने से पहले क्या होता था? प्री 2017 रेलवेज हैड अ पार्टली सेपरेट मैकेनिज्म, दैट इज रेलवे फंड होता था अपना। लेकिन अब क्या है? अब क्या है? रेलवे का फंड कहाँ जाता है? नाउ रेलवे रिसीव्स गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड एंड एक्सपेंडिचर्स आर ड्रॉन एज सैंक्शनड बाय पार्लियामेंट। यानी रेलवे से जो आमदनी आती है, पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें जाएगा। ठीक है, और जैसा जैसा पार्लियामेंट से सैंक्शन होगा, वैसे वैसे एक्सपेंडिचर ड्रॉ किए जाएंगे। इसको कैसा समझेंगे हम लोग? इसको समझने का बहुत आसान तरीका ये है, मान के चले कि हमारी एक जॉइंट फैमिली है। हमारी जॉइंट फैमिली है, घर में कमाने वाले काफी लोग होंगे, मान के चले कि 2-4 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे फैमिली में कोई सीनियर हमारे होंगे, है कि नहीं, बड़े बुजुर्ग टाइप के, है कि नहीं, जो पूरी फैमिली को कंट्रोल करते हैं, तो फैमिली हेड जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाई सबका जो भी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, बिजनेस है, सैलरी है, वॉट एवर, सबने क्या किया? कंसोलिडेटेड फंड में लाके दे दिया। यानी क्या किया? हमारे घर में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है या जो घर चलाते हैं, लाके उनके हाथ में दे दिया। ठीक है भाई, ए बी सी डी 4 लोग हैं, चारों ने लाकर दे दिया। तो ये हुआ कंसोलिडेटेड फंड। पूरे फैमिली की जो भी रेवेन्यू है, जो भी है आमदनी का जरिया, सब कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया। अब ए, मान के चलो ए की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसने पुटअप किया, भाई हमारी ये जरूरत है, हमारा ये खर्च लगता है, तो वो सैंक्शन करेंगे। ठीक है, कितना चाहिए? इतना, ठीक है, हम इतना सैंक्शन करते हैं, आप लीजिए।
बी, बी का ही इस प्रकार से। तो क्या है, रेलवे का जो गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है, तो वो जो है जब से इंटीग्रेट हो गया है, यानी कि जब से बजट हमारा मर्ज हो गया, पहले बजट जब मर्ज नहीं हुआ था, रेलवे के अपने फंड्स हुआ करते थे, रेलवे अपने रिसोर्सेस खुद जनरेट करती थी, खुद रेलवे कमाती थी और उसी में से खर्च करती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब रेलवे के जो भी रिसीव से, रेलवे की जो भी आमदनी है, वो जो कंसोलिडेटेड फंड है जो हमारे देश का है, कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। और जो भी रेलवे के एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंसेस है, वो पार्लियामेंट सैंक्शन करती है। अब उसमें रेलवे का पूरा जो एक्सपेंडिचर चलता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा इसी के अंदर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एट व्हाट इज अप्रोप्रिएशन अकाउंट? एट ईयर एंड, साल के अंत में, एट ईयर एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। साल के अंत में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाते हैं। एंड एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल इन अप्रोप्रिएशन इज रिकंसाइल्ड विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, और अगर कुछ एक्सेस ग्रांट्स की आवश्यकता होती है तो वो अप्रूवल लग जाए। यानी देखो सिंपल है ना, क्या किया हमने? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली क्या है कि एक फंड अलोकेट कर दिया। देखो कंसोलिडेटेड फंड में हमारे हमने अपना जो भी रेवेन्यू सब दे दिया, एक्सपेंडिचर में से कुछ अमाउंट, एक्सपेंडिचर हमारी थी, कुछ सैंक्शन अमाउंट पार्लियामेंट ने सैंक्शन कर दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया। अब जैसे कि मैंने कहा, घर के फैमिली हेड की बात कर रहा हूँ, तो किसी ने कहा भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है या मेरी ये जरूरत है, तो फैमिली हेड ने दे दिया कि भाई ठीक है, तुमको इतना दिया जाता है, इसमें आप अपना खर्चा चलाइए। अब दो चीजें हो सकती है इसके अंदर। एक ये हो सकता है कि जो दिया गया सफिशियंट है, जो दिया गया सफिशियंट है, जरूरत पूरी हो जा रही है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई दैट इज नॉट सफिशियंट, दिक्कत आ रही है पर्सनल एक्सपेंसेस पूरा करने में, या भी जो नीड्स है फैमिली की वो फुलफिल करने में दिक्कत आ रही है, एक्सपेंडिचर नहीं हो रही है। तो क्या कहा यहाँ पर, क्या कहा, एट ईयर एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर ये देखा जाए एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल इन अप्रोप्रिएशन रिकंसाइल्ड। भाई अगर जरूरत से ज्यादा है तो भी, और अगर कमी पड़ रही उसको रिकंसाइल किया जाता है विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट की जो है अप्रूवल ली जाएगी। तो अगर कहीं शॉर्टफॉल हो रहा है, तो अगर कहीं पे आवश्यकता है, तो एक्सेस ग्रांट पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ठीक है भाई, जो फंड दिए गए थे, जो सैंक्शन किए गए थे, वो खर्च हो गए, हमें और चाहिए, तो पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो वो देगी। इस तरीके से रेलवे की वर्किंग अभी है, दैट इज अभी रेलवे की वर्किंग इस प्रकार से। ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, और उसके बाद में क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड में जाने के बाद में, कंसोलिडेटेड फंड में जाने के बाद में क्या जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, वो पार्लियामेंट से सैंक्शन करा के हमें लेना होता है। ठीक है ना, फिर इसको साल के अंत में जो इसको रिव्यू किया जाता है एक बार, कुछ एक्सेस या शॉर्टफॉल है तो उसको रिकंसाइल किया जाता है विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, देन कम्स हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बोरोइंग। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बोरोइंग, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट और बोरोइंग के बारे में बात चल रही है। तो पहली बात हो रही है इसमें, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, हेडिंग में आया था, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट allocated in the union budget for capital works in railways. Gross budgetary support that is allocated in the union budget for capital works in railways. तो बेटे कैपिटल वर्क्स के बारे में हमने पढ़ा ना, तो दिस इज ग्रॉस बजटरी सपोर्ट एलोकेटेड इन द यूनियन बजट फॉर कैपिटल वर्क्स इन रेलवेज। यानी जहां से असेट बनता है उसके लिए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट एलोकेटेड इन यूनियन बजट फॉर कैपिटल वर्क्स इन रेलवेज। तो ये थोड़ा सा देखो, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट ये टर्म बीच में आया था, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम पढ़ रहे थे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में था ना, असेट क्रिएटिंग आइटम, फाइनेंशियल क्रेडिट, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, वही है ना, वही चीज है, सेम चीज है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो क्या हो गया, अलोकेटेड इन द यूनियन बजट फॉर कैपिटल वर्क्स इन रेलवेज। ठीक है ना, जो रेलवे की जो असेट मेकिंग जो वर्क्स हैं,
उसके अंदर जो है यूनियन बजट में एलोकेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस बजटरी सपोर्ट। दूसरा जो है क्या है, दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस यानी हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे कुछ जैसे फैमिली नीड्स होती है। अब हमारे जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, बिजनेस है, सैलरी है, वॉट एवर, हम वहां से, ये हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यहाँ से हम पूरा करते हैं। अब अगर एट टाइम्स ऐसा होता है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है इससे फुलफिल नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं, वी बोरो मनी फ्रॉम सम सोर्सेस। कोई दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनसे हम कर्ज ले लेते हैं थोड़े समय के लिए, बाद में उनको दे देंगे, इस प्रकार से। या अगर ऐसे सोर्सेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम बैंक को अप्रोच करते हैं, भाई दिस इज माई नीड, मुझे घर लेना है, मुझे लोन दीजिए, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे लोन दीजिए, मेरे पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट, पर्सनल लोन दीजिए, होता है ना। सेम चीज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, तो बोरोविंग वाया आईआरएफसी। व्हाट इज आईआरएफसी? इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन और मल्टीलैटरल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये एडीबी क्या है, जरा एक मिनट देखते हैं हम लोग इसको। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। It is a multilateral development financing institution that aims to reduce poverty in Asia and Pacific। इस प्रकार से है, यानी कि ये लोन वगैरह देती है, टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह करती है गवर्नमेंट्स वगैरह को, गवर्नमेंट बॉडीज को। ठीक है ना, तो ये है आपका एडीबी। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग लोन लेते हैं, तो वैसे ही है कि हमारी जो आपकी जो बजटरी सपोर्ट्स के लिए इसमें क्या किया है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बोरोइंग वाया आईआरएफसी, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और मल्टीलैटरल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और तीसरा हमारा है पीपीपी मॉडल्स ना, पीपीपी समझते हैं ना, पीपीपी ये तो बहुत कॉमन है आजकल, है कि नहीं, पीपीपी मॉडल्स। तो इसमें क्या होता है पीपीपी मॉडल्स में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें स्टेशन रीडेवलपमेंट, फ्रेट कॉरिडोर्स और जॉइंट वेंचर्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन, मकसद क्या है, रिड्यूस द बर्डन ऑन सेंट्रल एक्सचेकर, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि क्या है, पूरा का पूरा सरकार के ऊपर लोड ना आए, तो इसके लिए क्या कर देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ जेवी, जॉइंट वेंचर हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर, है कि नहीं। इस प्रकार से जॉइंट वेंचर हो जाएगा, उनके कुछ शेयर्स होंगे, भाई इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का, इतने स्टेट गवर्नमेंट, या पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के कोई कंपनीज वगैरह होंगी, इनके साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि नहीं, प्राइवेट एंटिटी का और गवर्नमेंट एंटिटी का, टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज और असेट्स, है कि नहीं। तो क्या होता है इसमें, प्राइवेट एंटिटी इन्वेस्टमेंट का काम करती है। पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स में क्या होता है, प्राइवेट एंटिटी इन्वेस्टमेंट का काम करती है, हाँ, या फिर ऐसे जो सर्विसेज वगैरह मैनेज करती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट मॉडल। इस प्रकार से ज्यादा इस पर हमको बात नहीं करना है। आप हम इतना समझ गए कि गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बोरोविंग्स में तीन चीजें हैं मेजरली देखा जाए तो। पहला है आपका ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, जिसके बारे में कहा क्या, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो है यूनियन बजट में अलोकेट किया जाता है फॉर कैपिटल वर्क्स, ना जो भी कैपिटल वर्क है उसमें अलॉट किया जाता है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया तो बोरोविंग यानी लेना, लोन लेने की बात हो रही है, कि जैसे कि हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह है, तो उसमें जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हुआ, या कोई मल्टीलैटरल एजेंसीज, जैसे बताया वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वहां से बोरो कर लिया जाएगा। या तीसरा है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स, जैसे स्टेशन रिडेवलपमेंट है, फ्रेट कॉरिडोर है, तो इस प्रकार से चीजें, या फिर जेवी विद स्टेट गवर्नमेंट, या कोई बड़ी जो है हमारे जो है ना कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह के साथ में, है ना, इस प्रकार से चीजें है ना। मकसद इसका है टू रिड्यूस द बर्डन ऑन सेंट्रल एक्सचेकर, सरकार के जो है जो जो एक्सचेकर जो फंड है उसके ऊपर ज्यादा बजट बर्डन ना है, तो ये भी एक तरीके का सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। नेक्स्ट इज
financial results of working lines, financial results of working lines, ठीक है। पहला है ऑपरेटिंग रेशियो OR, ठीक है ना। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्किंग एक्सपेंसेस अपॉन टोटल रेवेन्यू, यानी ये क्या है, मेरी आमदनी है और ये क्या है, मेरा खर्चा है कि नहीं। तो बेसिकली आमतौर पर क्या होता है कि भाई मेरा घर अच्छे से कब चलेगा, कि भाई मेरी जो रेवेन्यू हो उस और जो मेरे एक्सपेंसेस हो वो बैलेंस होने चाहिए। अगर रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रेवेन्यू कम एक्सपेंसेस ज्यादा है तो क्या करना पड़ा, आई लाइक टू बोरो इट फ्रॉम अदर सोर्सेस ना। तो ये है ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस अपॉन टोटल रेवेन्यू, यानी हमारा यानी रेलवे चलाने का हर चीज का खर्चा कितना है, खर्च कितना होता है टोटल रेलवे के ओवरऑल में वर्किंग में, और जो सोर्सेस है कमाने के रेलवे के, इनका रेशियो इन परसेंटेज, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटिंग रेशियो। हमेशा ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, देखो अभी आप इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देता हूं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। OR ऑपरेटिंग रेशियो, इट इज नथिंग बट टोटल वर्किंग एक्सपेंस, बराबर, टोटल वर्किंग एक्सपेंस, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल रेवेन्यू, टोटल वर्किंग एक्सपेंस अपॉन टोटल रेवेन्यू, यही है ना। ये इसका जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ सॉरी टोटल वर्किंग एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू, ये रेशियो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप ये देखेंगे कि अगर मेरा न्यूमरेटर कम रहेगा, न्यूमरेटर मेरा कम रहेगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग रेशियो मेरा कम रहेगा, यानी मेरा जब खर्चा कम रहेगा तो ऑपरेटिंग रेशियो कम रहेगा, है कि नहीं। तो ज्यादा बेटर है। तो यही यहाँ पर कहा है, टारगेट क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो में हमारा, द लोअर द बेटर, जितना कम ऑपरेटिंग रेशियो उतना अच्छा, ठीक है, जितना कम ऑपरेटिंग रेशियो उतना अच्छा। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, हिस्टोरिकली रेलवे का टारगेट होता है कि 80 to 85% के बीच में ऑपरेटिंग रेशियो होना चाहिए। रेलवेज एम फॉर 80 to 85% के आसपास, या लेस देन 80 to 85% से आसपास ऑपरेटिंग रेशियो। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि आमतौर पर देखा गया है, बट एक्चुअल और ऑफन इट होवर्स अराउंड 90% और मोर, एट टाइम्स 90, 91, 92 पैसा ना। यानी कि सिंपल भाषा में इसको कैसा कहेंगे, 1 रुपया कमाने में कितने पैसे खर्च करने। अब अगर कहा 90%, यानी क्या, 1 रुपया रेलवे ने कमाया, उसमें से 90% पैसा क्या हो गया, खर्च चला गया, वर्किंग एक्सपेंस में चला गया, तो बचे कितने, 10 पैसे। तो टारगेट है कि 80-85 तक लिया जाए, लेकिन 90% एट टाइम्स 90 या 90 के ऊपर भी चला जाता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहला है राइजिंग स्टाफ कॉस्ट, फ्यूल एंड पेंशन लायबिलिटीज कैन इन्फ्लेट ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि जो स्टाफ की सैलरी के राइट, देखो ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट वगैरह होता है इस प्रकार से, या फिर आप स्टाफ की भर्ती वगैरह कर रही है, हो गया। दूसरा हो गया फ्यूल, जो भी फ्यूल वगैरह लगता है, ये सारे के सारे, जैसे ना ये आप जानते हैं ना, रेवेन्यू वाले पार्ट आ गए, ये देखिए ना, ये सारे आप देख रहे हैं क्या, ये सब आपका रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया, रेवेन्यू वाले हेड में यूज करते हैं ना फ्यूल। पेंशन लाइबिलिटीज, दीज ऑल कैन इन्फ्लेट, इससे क्या होता है, दीज ऑल इन्फ्लेट ऑपरेटिंग रेशियो, राइजिंग स्टाफ कॉस्ट, फ्यूल एंड पेंशन लाइबिलिटीज एंड इन्फ्लेट ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। दूसरा है हमारा नेट सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस समझते हैं ना कि कुछ बच गया, डेफिसिट यानी कि कमी। नेट सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस क्या होता है हमारा, if revenue exceed operating and other expenses, the surplus can be transferred to various reserve fund। अगर
मेरा रेवेन्यू ऑपरेटिंग या अदर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे कि मेरे जो भी खर्चे हैं, अगर मेरी जो आमदनी है मेरे खर्च से ज्यादा है, मेरे खर्च से ज्यादा है, मिसाल के तौर पर अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं और मेरी जरूरत 8,000 में पूरी हो जा रही है, तो वो जो 2,000 रुपए है मैं दूसरे किसी चीज पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मैं किसी को दे सकता हूँ, इस प्रकार से। इफ रेवेन्यू एक्सीड्स ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, अगर मेरी रेवेन्यू, इफ रेवेन्यू एक्सीड्स, इफ रेवेन्यू एक्सीड्स, रेवेन्यू इज मोर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है कि नहीं, ऑपरेटिंग या एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह को एक्सीड करती है क्या, इफ रेवेन्यू एक्सीड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या होगा, तब मेरा कुछ पैसे बचेंगे, मेरे पास कुछ फंड बचेंगे ना, द सरप्लस कैन बी ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व फंड। फिर क्या करेंगे कि ये जो सरप्लस अमाउंट है कि वेरियस रिजर्व फंड में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं। दूसरा है इसके ऑपोजिट में डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, डेफिसिट, अब जब डेफिसिट यानी कि कम पड़ गए तो क्या कहें, मे रिक्वायर ब्रिजिंग वाया बजटरी सपोर्ट। अभी बजटरी सपोर्ट के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा, कौन कौन से है ना बजटरी सपोर्ट थे, तो अगर डेफिसिट रहेगा तो मे रिक्वायर ब्रिजिंग वाया बजटरी सपोर्ट और इंक्रीज्ड बोरोविंग, है कि नहीं, बजटरी सपोर्ट या इंक्रीज बोरोविंग करना पड़ेगा, है ना, जैसे यहाँ पर हमने देखे थे ना, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, पीपी, यहाँ कहीं से आपको बोरो करना पड़ेगा, ये हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। अब कॉस्ट एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ गई, यहाँ आ गया आपका स्टाफ कॉस्ट ना, दूसरा फ्यूल और एनर्जी, तीसरा मेंटेनेंस और चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस। ये बताया जा रहा है कि कॉस्ट एनालिसिस में सबसे बड़ा चंक जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो स्टाफ कॉस्ट होता है, दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समटाइम्स 50 to 60% इन सम ईयर, कभी कभी 50-60% आपका जो है स्टाफ कॉस्ट में चला जाता है, नियरली 50 to 60% इन सम ईयर। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है कॉस्ट में क्या है, डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर ट्रैक्शन, है कि दूसरा क्या है, फ्यूल लगेगा या इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, है कि नहीं, ये हो गया। तीसरा है मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस ऑफ अलग अलग चीजें हैं, ट्रैक है, रोलिंग स्टॉक है, सिग्नल है, ओएचई है, एटसेट्रा। एंड चौथा हमारा यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज नथिंग बट हेडक्वार्टर ऑपरेशंस, आईटी सिस्टम, मार्केटिंग एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ हेड्स यहाँ पे दे दिए गए कॉस्ट एनालिसिस में, स्टाफ कॉस्ट, फ्यूल और एनर्जी, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस। तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टाफ कॉस्ट है, नियरली 50 to 60%, फ्यूल और एनर्जी लाइक डीजल, फ्यूल, इन सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और मेंटेनेंस में ट्रैक, रोलिंग स्टॉक, सिग्नल, इनका मेंटेनेंस, रख रखाव, ओएचई भी आएगा, यानी एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कुछ चीजें दी है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है, जो हेडक्वार्टर ऑपरेशन, आईटी सिस्टम, मार्केटिंग एटसेट्रा, ये सारे के आपके कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। फिर बाद में अब आगे क्या कहा जा रहा है कि अभी हमको क्या करना है कि रेवेन्यू जनरेट करने के और भी जरिए तैयार करने पड़ेंगे, है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी जरूरत एक पर्टिकुलर सोर्स से पूरी नहीं हो रही है, मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू के और सोर्सेस जनरेट करूंगा। एक व्यक्ति है, उसको जो सैलरी आ रही है, फॉर एग्जांपल वर्किंग क्लास का व्यक्ति है, सैलरी आ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, सो दैट उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। लेकिन एक बिजनेसमैन है, उसको जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर से यानी कि उसकी आमदनी पूरी नहीं हो रही, तो एक और बिजनेस ओपन करेगा, वहां से कुछ कमाने का जरिया तैयार करेगा। वैसे फोकस ऑन नॉन, अब यहाँ पर हम रेलवे बात करें तो नॉन फेयर रेवेन्यू, है कि नहीं, जैसे कि अब यहाँ पर रेलवे तो बेसिक सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, यहाँ से किराया आता है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि वो फेयर जो वहां से जो रेवेन्यू जो आ रहा है फेयर से तो ठीक है, इसके अलावा दूसरे एरियाज पे भी फोकस किया जाए, जिससे कि
आपको जो है आमदनी हो। तो एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, जैसे स्टेशन रिडेवलपमेंट, कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ स्टेशन एरियाज, रियल एस्टेट, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, है कि नहीं। जो स्टेशन एरिया है, हमारे रेलवे स्टेशन पे लाखों की तादाद में लोगों का रोज आना जाना होता है। अब लोगों के जहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो फिर वहां पर बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनको खाने पीने की चीजें चाहिए होती है, उनको शॉप करना होता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं। पैसेंजर्स आते हैं तो एक ही जगह पे कन्वीनियंस ऑन द गो कुछ चीजें उनको लेनी है। तो कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, ईटरीज होगी या कोई चीज है, प्रोडक्ट सेलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, समथिंग लाइक दैट, कैंटीन एंड ऑल, आप जानते हैं ना, बुक्स है, इस प्रकार उनकी जो रिक्वायरमेंट, द कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ स्टेशन एरियाज। दूसरा रियल एस्टेट, रेलवे की जो लैंड पार्सल अवेलेबल है, रियल एस्टेट में यूटिलाइज करना है तो ये कर सकते हैं, है कि नहीं। तीसरा एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये स्टेशन रिडेवलपमेंट का एक सोर्स हो गया, नॉन फेयर रेवेन्यू। दूसरा कहा, फ्रेट कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स यानी कि जहां पे मालगाड़ियां चलती है, सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो मालगाड़ी, फ्रेट कॉरिडोर, पोटेंशियल फॉर हायर फ्रेट वॉल्यूम टू क्रॉस सब्सिडाइज पैसेंजर सेगमेंट। देखिए पैसेंजर, देखिए अब यहाँ पर बहुत सिंपल दोस्तों, इसको समझाना बहुत आसान है मेरे लिए। फ्रेट कॉरिडोर और वर्सेस आपका पैसेंजर सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे, फ्रेट वर्सेस पैसेंजर, दो ट्रेनें ले लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। एक मान के चलिए कि हमारे को एक पैसेंजर ट्रेन है, या मेल एक्सप्रेस ले लीजिए कोई भी, हाँ, और एक आपकी गुड्स ट्रेन, ठीक है। गुड्स ट्रेन एक चलानी है और एक पैसेंजर ट्रेन चलानी है। पैसेंजर ट्रेन की पहले मैं बात करता हूँ। अब पैसेंजर ट्रेन में क्या क्या चीजें आपको देनी पड़ती है, ठीक है, आपको वहां से फेयर मिल रहा है, किराया मिल रहा है पैसेंजर का, अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे तो लोको पायलट, एएलपी, ये हो गए। आगे पीछे तरफ जाएंगे, ट्रेन मैनेजर, हमारे गार्ड साहब, ये हो गए। अब उसके बाद में क्या लगेगा, पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर आपको जो है, एसी है तो एसी, अदरवाइज फैन, लाइट, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर तो नहीं कहेंगे, वाटर हम लोग कहेंगे, है कि नहीं। वाटर कह दिया, या अमेनिटीज चाहिए, सीट्स है, उनके लिए कुशन है, कर्टन्स है, फ्लोरिंग्स है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, केटरिंग, लाइक जैसे केटरिंग वगैरह होती है ना, पैंट्री वगैरह ये होती है। फिर लोगों ने टिकट, अभी आपने कहा कि पूरा का पूरा सोर्स है जो है रेवेन्यू फेयर पे है, किराए पर है, तो टीसी आपको लगेंगे, नहीं कितने सारे लोग लग गए, है कि नहीं। फिर किसी की तबीयत खराब होती है तो आपको डॉक्टर लगते हैं, बहुत सारी चीजें, मैंने आपको एग्जांपल के लिए क्वांटिफाई बताया। भाई यहाँ पे फिर शिकायत भी आएगी, यहाँ फैन नहीं चल रहा, या ये नहीं हो रहा, या वो नहीं हो रहा, यहाँ पे कॉकरोच आ गया है, पेस्ट कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा, इन समथिंग बहुत सारे हाउसकीपिंग इश्यूज, मेनी अदर थिंग्स आर देयर। इन सब चीजों का खर्चा, जो कहा ना कि खर्चे जो है ऑपरेटिंग रेशियो में जो वो होता है, ये सारी चीजें पैसेंजर ट्रेन के साथ में, मेल एक्सप्रेस के साथ, ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई है। इतने स्टाफ को आपको डिप्लॉय करना है, तब जाके आप पैसेंजर को सर्विस दे पाएंगे। वेर एज सेम सेगमेंट में, सेम लाइन पे एक आप गुड्स ट्रेन चला रहे हैं, मोटा मोटी तौर पे मैं बात करूं अगर, तो एलपी एलपी उनको भी लगेंगे, ट्रेन मैनेजर उनको भी लगेंगे। लेकिन जब एक बार लोडिंग पॉइंट पर मटेरियल लोड कर दिया गया, उसको सील कर दिया गया, अब वो खुलेगा डेस्टिनेशन पर ही, ना वहां पर आपको कोई वॉचमैन देने की आवश्यकता है, ना वहां पर आपको टीसी है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ। तो इधर पे हमारा जो है खर्चा कम है, आमदनी ज्यादा है ना। तो फ्रेट कॉरिडोर, पोटेंशियल फॉर हायर फ्रेट वॉल्यूम टू क्रॉस सब्सिडाइज पैसेंजर सेगमेंट, पैसेंजर सेगमेंट में जहां इतनी सारी सुविधाएं देनी पड़े, इतना खर्चा आ रहा है, उसको क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए क्या करे, हायर फ्रेट वॉल्यूम को टारगेट करे। भाई गुड्स ट्रेन जो है ना, इसको जहां पर भी पॉसिबल है तो पोटेंशियल जहां पर है वहां पर फ्रेट वॉल्यूम हम बढ़ाएं, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा माल जो है ना, मतलब माल गाड़ियां चलाएं, सिंपल है, ये है। और तीसरा नॉन फेयर रेवेन्यू का क्या है, तीसरा नॉन फेयर रेवेन्यू क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी।
फॉर बिग टिकट प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, यानी कि जिसमें खर्चा ज्यादा महंगे, यानी कि हाई अमाउंट, हाई वॉल्यूम। और बिग टिकट प्रोजेक्ट यानी कि जो बहुत ही करोड़ों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर बिग टिकट प्रोजेक्ट्स रिड्यूसिंग अपफ्रंट कैपिटल आउटलेज फ्रॉम रेलवे फाइनेंसेस, है कि नहीं। और बिग टिकट प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग अपफ्रंट कैपिटल आउटलेज फ्रॉम रेलवे फाइनेंसेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो क्या करेंगे, रेलवे अपनी तरफ से ज्यादा फाइनेंस नहीं करेगी कि भाई दूसरे के साथ पार्टनरशिप हो गई, भाई वो वहां से इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से हम, यानी कि इस प्रकार का पार्टनरशिप पब्लिक पब्लिक टिकट प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग अपफ्रंट कैपिटल आउटले फ्रॉम रेलवे फाइनेंसेस। तो ये है नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका, ठीक है ना। तो ये जो हमने हमारा जो टारगेट था बेसिकली आज का इतना ही पार्ट था। अब थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, रिसेंट पॉलिसी और ऑपरेशनल अपडेट्स पोस्ट कोविड, यानी कोविड के बाद की बात है, थोड़ा सा हमने इस पर भी बात की है। कोविड-19 इम्पैक्ट, कोविड-19 में क्या हुआ, रेवेन्यू आपका कम हो गया, रेवेन्यू डिप ड्यू टू पैसेंजर ट्रैफिक शटडाउन, पार्शियल फ्रेट शटडाउन, है ना। कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो है हमारा रेवेन्यू जो कि पूरी की पूरी तरह से पैसेंजर ट्रैफिक बंद हो गया, तो रेवेन्यू हमारी कम हो गई, और पार्शियल फ्रेट स्लो डाउन, फ्रेट भी काफी हद तक कम हो गया। फिर बाद में क्या हुआ, इंक्रीज एम्फोसिस ऑन कॉस्ट रेशनलाइजेशन, है कि नहीं। तो क्या किया गया, कॉस्ट रेशनलाइज किया गया, हाँ उस पर ध्यान दिया गया कि कॉस्ट कैसे रेशनलाइज किया जाए। अब देखिए भाई, आमदनी आमदनी जब इनकम हमारी बंद हो गई या कम हो गई तो क्या करना पड़ेगा, खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, वही है कॉस्ट रेशनलाइजेशन। इंक्रीज एम्फोसिस ऑन कॉस्ट रेशनलाइजेशन, एग्जांपल रेशनलाइजिंग ट्रेन रूट्स, यानी कि कौन से रूट पे जो है कुछ गाड़ियां कम कर दी गई, कंट्रोलिंग ओवरहेड, ओवरहेड जो एक्सपेंसेस उसके ऊपर कंट्रोल। दूसरा बात करेंगे हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी जिसको हम कहते हैं ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ongoing eastern and western DFC expansions financed by external loans like वर्ल्ड बैंक, जी का भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसको भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है नहीं। और अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग एंड इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, है कि नहीं। ऑनगोइंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, इसका इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, डीएफसी की, डीएफसी की फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, तो डीएफसी की फाइनेंसिंग के बारे में कहा है कि दीज आर फाइनेंस बाय एक्सटर्नल लोन्स लाइक वर्ल्ड बैंक, जीका। जीका को मैं जरा देखता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज जीका। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका हैज मेनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, है कि नहीं। तो ये डीएफसी को भी फाइनेंस करते हैं, है कि नहीं। ये हो गया हमारा, तो ऑनगोइंग ईस्टर्न वेस्टर्न डीएफसी एक्सपांशंस फाइनेंस बाय एक्सटर्नल लोन्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी। दूसरा है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेशनल रेल प्लान एनआरपी 2030, नेशनल रेल प्लान 2030 क्या है, ये विजन टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंक्रीज फ्रेट मॉडल शेयर, ठीक है ना। विजन टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम से कम किया जाए और फ्रेट मॉडल शेयर को बढ़ाया जाए, है कि नहीं, लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम से कम किया जाए और फ्रेट मॉडल शेयर बढ़ाया जाए। और दूसरा क्या कहा, कैपिटल हेवी एक्सपांशन इन नेटवर्क requiring robust financial planning, capital heavy expansions in network requiring robust financial planning. Then comes privatization initiatives, privatization initiatives, है कि नहीं, introduction of private train operators on select routes, potential to raise revenue from track access charges etc, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि क्या क्या किया जाए कि देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, आप इसको समझेंगे जरा। प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव में इन्होंने जो है प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स की बात की, तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि लाइक रेलवे का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कहा है कि सबसे मेन चंक जो है आपका स्टाफ के सैलरी और जो फैसिलिटीज उस पर जा रहा है। तो यहाँ पर उनका फोकस ये है कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो जैसे कि जो स्टाफ आपको रेलवे में साल 10 साल एक्सपीरियंस के साथ उसकी सैलरी बढ़ रही है तो उसको आपको उतना दे नहीं है, प्राइवेट में इस प्रकार से चीजें नहीं होंगी, वो किसी को भी लेकर आएंगे और कम से कम में वो काम करवाएंगे। ये यहाँ पे कहने का इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर, ये फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात हो रही है।
introduction of private train operators on select routes, potential to raise revenue from track access charges etc. है कि नहीं, और भी सोर्सेस रिसोर्सेज जनरेट करना, ठीक है। एंड देन इसके बाद में डिजिटल इंटीग्रेशन, widespread adoption of iPaaS for centralized accounting and real-time financial reporting, e-office system for workflow reducing administrative delays। क्या है ये डिजिटल इंटीग्रेशन की जो iPaaS के बारे में अभी हमने पढ़ा था ना, है कि नहीं, widespread adoption of iPaaS for centralized accounting, पूरा का पूरा अकाउंटिंग सेंट्रलाइज हो, एंड रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि रियल टाइम जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, ऐसा नहीं है कि पहले के जैसा कि भाई ये चीज यहाँ पे जैसे कि बैंक में पहले पहले के जमाने में हुआ करता था कि आप जाते थे बैंक में, जाते थे कुछ पैसे डिपॉजिट करते थे, फिर पता चलता था कि वो जो है आज आपने डिपॉजिट किया तो सुबह किया तो शाम तक अपडेट हुआ, या एक दिन हो गया 2 दिन हुआ तब होता था, जब तक वो जो वहां पे जो टेलर उसकी एंट्री नहीं करता था आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होता था, ठीक है नहीं, या आपने विड्रॉ किया तो वो भी ऐसे ही था। लेकिन अब कैसा है, यहाँ पर आपने डिपॉजिट किया आपको तुरंत एसएमएस आ जाता है कि भाई अकाउंट में आ गया, आपने विड्रॉ किया तुरंत आया, तो दैट इज रियल टाइम ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ आईपास फॉर सेंट्रलाइज अकाउंटिंग एंड रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर बाद में क्या कहा, जो भी हमारे ऑफिस के जो डेली कोर्स के जो हमारे वर्क है उसमें ई ऑफिस का इंट्रोड्यूस कर दिया गया ना। ई ऑफिस आप जानते हैं सभी लोग, हम यूज करते हैं ई ऑफिस सिस्टम फॉर वर्क फ्लो रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले को कम करें, क्या ई ऑफिस सिस्टम फॉर वर्क फ्लो रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये दीज ऑल आर रिसेंट पॉलिसी और ऑपरेशनल अपडेट्स, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का जो टॉपिक था, ये जो हमने जो आज का हमारा टारगेट था, वी हैव कंप्लीटेड इट। होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।